हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा एंड आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बॉक्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका वेटेज आपका नीट में 3 से 4 क्वेश्चन होता है। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब है 12 to 16 मार्क्स। 12 to 16 मार्क्स ये हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, अभी जल्दी हम वन शॉट में इसको कंप्लीट करते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एनसीईआरटी को जल्दी कैसे कंप्लीट करना है ये भी हम देखते जाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक्चुअली आप पढ़ेंगे क्या? मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? फैक्टर्स, जीन्स, डीएनए और ये सारी चीज़ें पढ़ी कि हाँ ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाने में। लेकिन हम अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि जो डीएनए है, जो जीन है, वो होता कैसा है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और क्या सच में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। हम क्लास 11 से जानते हैं या बहुत ही छोटे क्लास से जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सारी डिस्कवरी हुई। जो तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम जानेंगे कि ये डिस्कवरी कैसे हुई थी कि हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बिल्कुल मॉलिकुलर लेवल पे पढ़ेंगे हमारे डीएनए को, ठीक है, उसकी डिस्कवरीज को, जीन को, जीनोम प्रोजेक्ट को। तो इस चैप्टर में बहुत सारे आपको एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। ज़्यादा टाइम आपको कहाँ बिताना है? लैब में, मतलब एज्यूम करके लैब में बिताना है, लैब में चले नहीं जाना क्लास छोड़ के, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे। बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी है इसका, तो हमको पढ़ना जरूरी है। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये हम जानते हैं, ठीक है। 2 तरह के ये न्यूक्लिक एसिड आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ रखा है। फाउंड इन लिविंग सिस्टम, ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये आपका लाइन इससे क्वेश्चन बन जाता है कि क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, तो वो क्या होगा? ट्रू, ठीक है। लेकिन क्या ये वायरस का भी हमेशा जेनेटिक मटेरियल होता है? नहीं, हमेशा नहीं, ठीक है। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, सम वायरस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल बच्चे? आरएनए होता है। मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर, ओके। आरएनए जो है मोस्टली किस तरह से वर्क करता है? मैसेंजर की तरह वर्क करता है। आरएनए हमारा 3 तरह का है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डीएनए अगर मोटा भाई है तो आरएनए हमारा क्या है? पतला भाई है। ओके, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो डीएनए, डीएनए क्या है? डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जो डीएनए है एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। और डीएनए के मोनोमर कौन है? ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने न्यूक्लियोटाइड्स, ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने न्यूक्लियोटाइड्स। ये नन्हे मुन्ने न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोमर हैं, ठीक है। ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? क्या बनाते हैं? आपका डीएनए बनाते हैं। नाउ द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिवाइडेड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतना ही लेंथ होगा, ठीक है। जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जैसे जितनी मोती होगी उतना ही बड़ा आपका माला होगा, ओके। सो और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज अ बेस पेयर। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आपका आ जाता है कैसे, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है कि 48502 बेस पेयर है बैक्टीरियोफेज लैम्डा का, तो इसका न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? अगर पेयर में है तो इंटू 2 आप कर देंगे। अगर ये पेयर में है मतलब मौजे अगर 4, ठीक है, 4 पेयर में है तो अलग अलग मौजे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 2, मतलब टोटल मौजे कितने हैं आपके पास? 8 मौजे हैं। तो 48502 अगर बेस पेयर है तो आपको एक एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 कर देना होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज़ इतना बेस पेयर, तो इसका न्यूक्लियोटाइड कितना है तो निकाल लीजिएगा। और अगर न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है तो बेस पेयर निकाल लीजिएगा, ठीक है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, इतना है, मिलियंस में है हैप्लॉइड कंटेंट। तो इसका न्यूक्लियोटाइड टोटल कितना है? तो कितना होगा बच्चे? 3.3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। इज दिस क्लियर? और आपको ये भी याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज के कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के कितने न्यूक्लियोटाइड हैं या बेस पेयर हैं, ई कोलाई के कितने बेस पेयर हैं, ह्यूमन में कितने बेस पेयर हैं, ये आपको आना चाहिए,
ओके आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। मैंने क्या बोला कि भाई डीएनए हमारा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे आपका डीएनए, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को आप यूँ समझिए कि एक लड्डू है, एक लड्डू है, और लड्डू किससे मिलकर बना होता है बच्चे, जैसे चीनी, घी, बेसन, इससे मिलकर बना होता है। तो वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है, एक एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, अब हम ये देखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड के बच्चे 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, ठीक है, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, ये मैं अभी समझाऊंगी, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है बच्चे, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, चीनी, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में कितने कार्बन होते हैं बच्चे, C5 होता है, ठीक है। आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है CnH2n, ठीक है, ON, ओके, CnH2ON। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, क्योंकि H2O क्या है, हाइड्रेट है बच्चे। H2O क्या होता है, हाइड्रेट, वाटर है ना, H2O वाटर है, और ये क्या हो गया, कार्बन। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट। और राइबोज हमारा किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है बच्चे, ये मोनोसेकेराइड है। बहुत सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, तो ये मोनोसेकेराइड में आ जाता है हमारा। और इसमें कितने कार्बन है, C5 है, तो H कितना हो जाएगा बच्चे, H कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा, और O भी 5 हो जाएगा। लेकिन आरएनए के केस में C5H10O5 होगा, C5H10O5 होगा। डीएनए के केस में ऐसा नहीं होगा। देखिए ये आरएनए का हुआ और ये हो गया स्ट्रक्चर डीएनए का, ठीक है, ये हो गया डीएनए का। तो ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ, ये कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन के कभी भी नंबरिंग जो स्टार्ट होती है ना ऑक्सीजन के राइट साइड से, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और यहाँ पे होगा कार्बन 5, ठीक है, 5 कार्बन हो गए। इसमें भी 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे बच्चे जो कार्बन 2 होगा, कार्बन 2 है ना, कार्बन 2 में राइबोज के केस में क्या होगा, राइबोज के केस में क्या होगा, यहाँ पे H होगा ऊपर और नीचे क्या होगा, OH, ठीक है। नीचे क्या होगा बच्चे, कार्बन 2 में यहाँ H होगा तो नीचे क्या होगा, OH। लेकिन डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज के केस में क्या होगा, डीऑक्सी, डी का मतलब एक ऑक्सीजन डिलीट, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन डिलीट कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन 2 में, ये रहा कार्बन 1, ये हो गया कार्बन 2, कार्बन 2 में OH की जगह नीचे भी क्या है, H है, ठीक है। तो आपका C5H10O5 ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये है आरएनए, राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर का फॉर्मूला है। और डीऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10, और ऑक्सीजन एक कम है तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, ठीक है। C5H10O4 ये किसके केस में होगा बच्चे, डीऑक्सी के केस में होगा। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो आप ऐसे ही एनसीईआरटी में लिखते जाएं कि अब ये किससे मिलकर बना है बच्चे, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है, फॉस्फेट से मिलकर बना है, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट से मिलकर बना है। अब आप ये देखिए कि राइबोज और नाइट्रोजन बेस अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, मान लो जो लड्डू है, लड्डू में घी नहीं डाला भाई हमने, लड्डू में घी नहीं डाला, लड्डू में सिर्फ चीनी डाल दिया हमने और बेसन का लड्डू बना दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया बच्चे, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, साइड। अगर ये तीनों चीज़ें डली हैं, तीनों चीज़ें डली हैं, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें बच्चे, ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस हमारे पास कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजन बेस हमारे पास होता है प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस होते हैं। प्यूरीन में कौन आता है, आलू गोभी, आलू गोभी नहीं आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन आता है। ये मैं ट्रिक दे रही थी आपको, ठीक है। आलू गोभी, आलू गोभी कैसा खाते हैं आप, प्योर खाते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन आपका आ गया प्यूरीन में। पिरिमिडीन में क्या आएगा, कट, इस आलू गोभी को, इस प्योर आलू गोभी को क्या करो, कट करो, कट करो। तो C फॉर साइटोसिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल,
U फॉर यूरासिल एंड T फॉर थायमीन। ठीक है, थायमीन याद रखिएगा, ये थायमीन नहीं है, THIAMINE नहीं है। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमीन या थायमीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है THIAMINE नहीं है, वो तो भाई बी कॉम्प्लेक्स है, THYMINE है, थायमीन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंफ्यूज कर देती है चीज़ों को। डीएनए के केस में बच्चे एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमीन, बट आरएनए के केस में एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ यूरासिल। ओके, और इन दोनों पेयर कैसे बना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, ऐसे साइटोसिन हमेशा पेयर बनाएगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये डीएनए के केस में भी और आरएनए के केस में भी होगा। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू OH ऑफ 1C पेंटोज सुगर 1 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन पेंटोज सुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, जिससे क्या बनेगा, एडिनोसाइन बनेगा और डीऑक्सी एडिनोसाइन बनेगा। ये क्या है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, ए नाइट्रोजनस बेस, जो नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है, प्यूरिन होगा चाहे पिरिमिडीन होगा, कुछ भी होगा, इज लिंक टू द OH ऑफ पेंटोज सुगर ऑफ कार्बन 1। ये पेंटोज सुगर है आपका, ठीक है, ये कार्बन 1 है। इसका जो OH है, यहाँ से जुड़ा हुआ होगा क्या, नाइट्रोजन बेस। इससे क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजन बेस। किस बॉन्ड से भाई, बॉन्ड तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब हम देख लेते हैं बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड, ये आपको बुक में लिख लेना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले बच्चे राइबोज सुगर या डीऑक्सी राइबोज सुगर प्लस आपका नाइट्रोजन बेस के साथ कौन सा बॉन्ड होगा, दोनों किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, ग्लाइको से ही याद रखिएगा, सुगर के साथ जुड़ रहा है, और साइड में क्या है, नाइट्रोजन बेस है, ग्लाइकोसिडिक। ओके, दूसरा राइबोज सुगर प्लस फॉस्फेट। राइबोज सुगर एक तरफ किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस से, राइबोज सुगर दूसरी तरफ किससे जुड़ेगा बच्चे, आपका फॉस्फेट से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा। और नाइट्रोजन बेस, 2 नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेसेस किससे जुड़ेंगे, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। और 2 न्यूक्लियोटाइड, एक यहाँ पे जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरे से किससे जुड़ेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड्स किससे जुड़ेंगे भाई, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे, कैसे फॉस्फोडाइस्टर भाई, इधर भी ये फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, इधर भी ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, तो फॉस्फोडाई हो गया ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये जुड़ जाएंगे। नाउ 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 5 एंड और 3 एंड के बारे में बताया हुआ है। 5 प्राइम क्या है, जिसको आप 5 डैश बोलते हैं ना, 5 प्राइम क्या है, 3 प्राइम क्या है, ये मैं बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझा देती हूँ। ये हमारा क्या है, राइबोज सुगर है, ये क्या है हमारा, राइबोज सुगर है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये हो गया कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। कार्बन 5 में यहाँ क्या लगा है, फॉस्फेट। कार्बन 5 में क्या लगा है, फॉस्फेट। और अब ये फॉस्फेट फ्री है भाई, किसी भी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा है। जैसे अगर मान लीजिए सीढ़ी आप बना रहे हैं, सीढ़ी कहीं तो ऊपर में ख़त्म होगी, कहीं तो नीचे में ख़त्म होगी, या सीढ़ी चलती ही जाएगी इन्फिनिटी तक, स्वर्ग में पहुंच जाओगे, नहीं ना। तो वैसे ही डीएनए हमारा कहीं से तो शुरू होगा, कहीं पे तो ख़त्म होगा। तो ये फॉस्फेट हमारा यहाँ पे फ्री है, इसके हैंड क्या है, फ्री है, ये फर्दर आगे किसी भी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़े हैं। तो ये आपका कौन सा एंड हो गया बच्चे, ये आपका कौन सा एंड हो गया, 5 प्राइम।
ठीक है, 5 प्राइम एंड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5th कार्बन से आपका फॉस्फेट जुड़ा है। अब ये आपका 3 प्राइम एंड कैसे हुआ? ये वाला आपका 3 प्राइम एंड कैसे हुआ? ये है ऑक्सीजन। अगेन हम किधर से रीडिंग स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से 1 2 एंड 3। ये 3 एंड जहाँ पे OH लगा है, ठीक है, OH वाला एंड ये क्या है? फ्री है। ये फ्री है, आगे फर्दर कहीं भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए बच्चे, ये यहाँ पे OH जुड़ा हुआ रहता है, इधर आपका यहाँ पे फॉस्फेट से, ठीक है। अब देखिए इस तरफ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम कैसे है? यहाँ पे आपका राइबोज शुगर क्या है? उल्टा है, उल्टा है। ये ऑक्सीजन है तो राइट साइड से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 एंड ये आपका क्या है? 5। 5th कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है, ठीक है। तो ये तो आगे जुड़ा ही है, लेकिन ये जो 3 है, 3 कार्बन पे जो OH है ये क्या है बच्चे? फ्री है। ये इस तरफ से फ्री है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? 3 प्राइम एंड बन गया, 3 प्राइम एंड बन गया। और इधर पे आपका फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5। 5 प्राइम एंड पे आपका क्या है? फॉस्फेट है और ये भी फ्री है, ये भी आगे फर्दर किसी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से आपका ये 3 प्राइम एंड हो गया, ये 5 प्राइम एंड हो गया। बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बैकबोन किससे मिलकर बना होगा? आपका शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बना है। बैकबोन किससे मिलकर बना है? शुगर और फॉस्फेट। देखिए यहाँ पे जो बैकबोन बना है, सीढ़ी जिस पे आप पकड़ के ऐसे चढ़ते हैं ना, तो वो जो पकड़ने वाली चीज़ है उसी की वजह से तो फिर स्टेप्स बनेंगे। तो ये क्या है बच्चे? बैकबोन है। ये वाला पार्ट क्या है? बैकबोन है। बैकबोन किससे मिलकर बना है? आपका शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना है। और बीच में जिस पे जो स्टेप्स हैं वो किससे मिल करके बनी है? आपके नाइट्रोजन बेसिस से मिल। DNA इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। देखो अब हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्कवरी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो DNA है उसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर। आपको नाम याद होना चाहिए और साथ में सन भी। फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में किसमें देखा था? पस सेल में। एक्चुअली क्या था कि पहले के ज़माने में ना किसी का ब्लड नहीं निकाल सकते थे। उस समय पे ये माना जाता था कि अगर आप ब्लड निकाल रहे हैं तो जादू टोना कर रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब तो भाई हम ब्लड दे करके आते हैं ना, तो पहले ऐसा होता था। तो इन्होंने क्या किया कि एक पेशेंट था, उसने अपना, उसको चोट लगी हुई थी, बैंडेज लगाया हुआ था, और उसने अपना जो है निकाल करके, ठीक है, सूख गया तो निकाल करके उसने डस्टबिन में डाला। और डस्टबिन में जब डाला तो उन्होंने वहाँ से उसके पस सेल को स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने देखा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो है डार्क टाइप का कुछ तो है। तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको? न्यूक्लिन। उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। इसके बाद बच्चे एक और साइंटिस्ट आए, ऑल्टमैन आए। तो ऐसे याद रखना है कि ऑल्टमैन ने इनके जो नॉलेज है उसको अल्टर किया और बोला भाई ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लिन है, वो थोड़ा एसिडिक टाइप का है, जो भी है अंदर ना वो एसिडिक टाइप का है, ठीक है। इन्होंने डाई टेस्ट किया होगा, तो एसिडिक टाइप का है तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। जो DNA के अंदर है वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ओके, इसके बाद समय बीतते गए उस आपके जो है विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन लोगों ने एक तैयार किया कि भाई अंदर किस तरह से एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस किया था। इन लोगों ने ये बताया कि किस तरह से हमारा DNA होता है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बहुत सारी जानकारी इन लोगों ने ऑलरेडी दे दी थी, अपने फाइल में लिख रखा था, लेकिन ये अब उसको क्या मॉडल नहीं बना रहे थे, ठीक है। आराम से होता है ना कि एक बंदे ने बहुत पूरी तैयारी की, दूसरे बंदे ने क्या किया, लास्ट में आकर के उसमें टचअप दे दिया और वो उसका हो गया। तो वैसे ही सारा काम किया था इन लोगों ने, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने, लेकिन कहीं पे कुछ लापरवाही हो गई होगी। तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, वाटसन और क्रिक इनको बोलते हैं, वाटसन एंड क्रिक ने, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था DNA के मॉडल के लिए, इन लोगों ने पूरी उनके विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स की स्टडी को डिटेल में स्टडी किया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, बहुत ही डिटेल 3D मॉडल बना दिया DNA का, और बहुत ही और कुछ एडिशन जोड़ दिए, कुछ नॉलेज। एंड ये कब हुआ था? 1953 में। और फिर आगे चल के इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो DNA का मॉडल किसने दिया? आप उसमें नाम किसका लिखेंगे? वाटसन एंड क्रिक लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो DNA क्या है भाई? डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर है, ये हम जानते हैं। इसके बाद चारगाफाई, एरविन चारगाफाई, उन्होंने बताया कि भाई जो एडेनिन एंड थाइमीन है एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन है वो कांस्टेंट होते हैं एंड इक्वल 1 होते हैं। मतलब
प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन होगा, प्यूरिन जितना होगा इक्वल टू पिरिमिडीन होगा, होना भी चाहिए ना, नहीं तो सीढ़ी क्या हो जाएगी भाई, टेढ़ी हो जाएगी ना, पिरिमिडीन ज़्यादा होंगे प्यूरिन। ओके, और इन्होंने क्या बताया कि भाई एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमीन के साथ, ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। और इन्होंने क्या बोला कि एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमीन होगा, एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमीन होगा, और ग्वानिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर आपका एडेनिन 30% है, एडेनिन 30% है, तो ग्वानिन और साइटोसिन क्या होगा। तो बच्चे सिंपल सी इसका ट्रिक है, देखो अगर पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड हमारा 100% है, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन कितने होंगे, 50% एंड 50% होंगे, ठीक है, 50-50 होंगे। और उसमें मैंने क्या बोल दिया कि एडेनिन आपका कितना है, 30% है, एडेनिन 30% है, तो ऑब्वियसली ठीक है, अगर एडेनिन 30% है तो ग्वानिन कितना हो जाएगा, प्यूरिन आपका 50% बोल रही हूँ ना, तो ग्वानिन कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा, ग्वानिन आपका 20% हो जाएगा, ठीक है। और आपका थाइमीन कितना हो जाएगा, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन, तो थाइमीन कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। और आपका ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, तो साइटोसिन कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। तो हो गया ना A+T अपन में G+C, तो एडेनिन प्लस थाइमीन कितने हो गए, 60 हो गए, और ये कितना हो गया 40। तो मुझे बताइए क्या A+T और G+C इक्वल होंगे, क्या प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन और प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन बाई में अगर हम करते हैं क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होंगे इक्वल। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, एडेनिन थाइमीन ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब प्यूरिन एडेनिन प्लस ग्वानिन बाई में थाइमीन प्लस साइटोसिन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। एडेनिन आपका क्या है, मैं इसको यहाँ बताती हूँ। एडेनिन कितना है, 30 है। ग्वानिन कितना निकला बच्चे हमारा 20 निकला, ठीक है। और आपका थाइमीन कितना है, 30 है, और साइटोसिन आपका 20 निकला। तो ये 50/51 नहीं हो गए, 50/51 हो गए, ठीक है। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। A+T G+C दे देगा, बोलेगा इक्वल होता है, तो नहीं, A+G मतलब प्यूरिन बाई पिरिमिडिन क्या होगा, 1 होगा। तो द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट, ठीक है, एंड द बेसेस प्रोजेक्ट इनसाइड, बीच में क्या होते हैं, बेसेस होते हैं। द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल, दोनों चेन क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, 5' to 3', 3' to 5' होते हैं। द बेसेस इन 2 स्टैंड आर पैरेलल पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये हम देख लिए हैं। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पिरिमिडिन, प्यूरिन के अपोजिट क्या आएगा आपका, पिरिमिडिन आता है। नाउ द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, जो 2 चेन है वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होंगे। द पिच कितना होगा, हेलिक्स का कितना होगा, 3.4 nm होगा, ठीक है, कितना होगा, 3.4 nm होगा। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, आगे होगा डायग्राम, ठीक है। जैसे एक पिच है, एक घुमाव है, तो ये कितना होगा बच्चे, 3.4 nm होगा, 3.4 nm होगा। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसमें 10 बेस पेयर होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे एक होगा 5, ठीक है, 6 7 8 9, और यहाँ पे एक होगा 10। तो 10 बेस पेयर मिला करके कितना उसका लेंथ होगा, 3.4 nm होगा। और एक बेस पेयर के बीच में कितना होगा, 0.34 nm होगा, और एंगस्ट्रॉम में 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉगमा। एंड सेंट्रल डॉगमा क्या स्टेट करती है, विच स्टेट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए से आरएनए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अचानक से नहीं चला जाता है, पहले डीएनए से मैसेज जाएगा आरएनए में, एंड आरएनए से फिर बनेगा प्रोटीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, बहुत ही मजेदार तरीके से, ठीक है। सो डीएनए में क्या है, डीएनए बाबा है, और एक मैसेंजर जाएगा, मैसेंजर जा करके उस डीएनए बाबा से क्या लिखवाएगा, कोडिंग लिखवाएगा, और फिर वो जाकर के बाहर जाकर टीआरएनए से मिलेगा, जो वहाँ पे ट्रांसलेटर का काम करता है, और बनेगा हमारा क्या, प्रोटीन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये पूरा डायग्राम आपको आ जाएगा। बोलेगा डीएनए और एमआरएनए के बीच में ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो डीएनए से एमआरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन।
पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब ये जो हमारा डीएनए है ये तो बहुत बड़ा है भाई, 2 मीटर का डीएनए है ना, एक सेल के अंदर 2 मीटर का डीएनए है। और पूरा डीएनए अगर आपकी बॉडी से निकाला जाए तो आप यहाँ से लेके सूरज तक चले जाएंगे आराम से, हाँ आराम से उस पर चढ़ के चले जाएंगे। तो डीएनए हमारा 2 मीटर का है, तो 2 मीटर का डीएनए उतने छोटे से सेल में कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है ना, सोचने वाली बात है। कुछ बड़ी बात नहीं है बच्चे। देखो क्या है कि अगर आप एक रील निकालते हैं, धागे वाली, सुई धागे वाली रील निकालो और उसको अपने भाई को पकड़ा दो, बहन को पकड़ा दो और बोलो कि चल देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो आप यकीन मानो कि आप पूरा कॉलोनी नाप लोगे, आप पूरा मोहल्ला नाप लोगे उससे, ठीक है, सबका घर पूरा नाप लोगे, इतना ज़्यादा उसमें थ्रेड होता है। लेकिन वो कितने छोटे रील में आ जाता है। तो वैसे ही हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, लेकिन वो सुपर कॉइल्ड हो करके वो बिल्कुल छोटे से हमारे नैनोमीटर वाले न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है बच्चे, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक्स सच एज ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस नहीं है, हाँ, तो प्रोकैरियोट के पास सेल में एक जगह होता है जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल डीएनए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ यहीं पे क्यों प्रेजेंट होते हैं, इधर उधर वो क्यों नहीं जाते, इसलिए स्कैटर नहीं होते और सिर्फ इसी रीजन पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे है कौन, हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे कौन है, हिस्टोन प्रोटीन है बच्चे, और हिस्टोन प्रोटीन में बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन में बेसिस प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन एंड आर्गिनिन प्रेजेंट होता है, और बेस प्रेजेंट होने के वजह से ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और पॉजिटिव के पास तो भाई नेगेटिव अट्रैक्ट होगा ही, डीएनए हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड हेल्ड इन सम प्रोटीन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके पास अट्रैक्टेड रहता है, एंड उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। एकदम डीएनए ने कसम खा ली, मैं तो इस रीजन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन वहीं यूकैरियोटिक की बात करें, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन्स, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास हिस्टोन है। अ प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज डिपेंडिंग ऑन द अबेंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ओके। हिस्टोन किस चीज़ में रिच होता है बच्चे, लाइसिन एंड आर्गिनिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, लाइसिन आर्गिनिन है, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, याद रखना आपको। बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हिस्टोन जो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड होता है अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टामर। देखो हिस्टोन को अगर आप देखोगे तो इस तरह से होता है, 1 2 3 नीचे, ठीक है। ये आपको 3 ही दिख रहे हैं, उस साइड एक और है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं, आपके पास दिव्य दृष्टि है, तो उस तरफ वाला भी एक देख लो इसी टाइप से। तो चार ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितने हो गए, हिस्टोन ऑक्टामेर। मतलब एक ऐसे बॉल बनी हुई है, एक बॉल है जिसके चारों ओर क्या लिपटेगा, आपका डीएनए रैप होगा, ठीक है। 200 बेस पेयर इधर से रैप होंगे, 200 बेस पेयर यहाँ से रैप होंगे, 200 बेस पेयर, ठीक है, डीएनए के। ये यहाँ पे कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन मिलता है बच्चे, H2A, H2B, ठीक है, H3 एंड H4। H2A, H2B, H3, H4 ऊपर मिलेगा, फिर H2A, H2B, H3, H4 नीचे मिलेगा। लेकिन जो हमारे हिस्टोन है वो तो 5 तरह के होते हैं। एक और हमारे पास हिस्टोन होता है H1A। ये कहाँ जाएगा भाई, ये यहाँ पे क्लिप की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे क्लिप की तरह लग जाएगा। अब जैसे आपने किसी चीज़ में लपेट दिया ऊन, और अब आप क्या चाह रहे हैं कि वो ऊन खुले ना, तो आपने क्लिप की तरह ऐसे उसको अटका दिया, ठीक है। तो ये क्लिप की तरह बच्चे अटक गया। ये देख रहे हैं बच्चे, H1 हिस्टोन ये आपका यहाँ पे क्लिप की तरह अटक गया। द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, अब क्या है, जो डीएनए है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो रैप अप है किसके, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ऐसे, बहुत सारे ऊन के गोले यूं ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, बहुत सारे ऊन के गोले एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसको हाईली कंडेंस्ड होना है, तो इनको फिर हम क्या बोल देंगे, सोलेनॉइड। क्या बोल देंगे बच्चे, सोलेनॉइड बोल देंगे, ओके। आर टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में कितने होंगे, 200 बेस पेयर होंगे। न्यूक्लियोसोम में क्या है, रिपीटिंग यूनिट
यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस है, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। देखो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो पूरा का पूरा क्या है, 2 मीटर का डीएनए है जो कि उलझा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। और ये जब उलझे हुए नूडल्स की तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो जब थोड़े से कंडेंस होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, क्रोमैटिड वाले स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये आपका क्रोमैटिन है, यूं 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 उलझा है। अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, तो ऊपर वाला ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है। अब ये बच्चे क्या बन गया, क्रोमैटिड तो है ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट, लेकिन ये साथ में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर हम दें, यहाँ पे सेंट्रोमियर आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्रोमैटिन को पूरा देखें, अगर ये कैसा दिख रहा है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, कैसा दिख रहा है बच्चे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीच बीच में बीट्स हैं, और ये बीट्स क्या है, न्यूक्लियोसोम है। एक ऊन का गोला, फिर ऐसे धागे निकले, फिर दूसरा ऊन का गोला जोड़ दिया आपने, फिर ऐसे धागे निकले, फिर ये, तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग है। कौन बनाता है, आपका क्रोमैटिन बनाता है। और ये जो बीच बीच में डीएनए जो रैप नहीं हुए हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम नहीं बनाए हैं, ये कौन से डीएनए हैं, लिंकर डीएनए। ये क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज लिंकर डीएनए। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन। देखो अगर हम क्रोमैटिन की बात करें, ठीक है, क्रोमैटिन की बात करें तो 2 तरह से क्रोमैटिन पाया जाएगा। कहीं कहीं पे जो क्रोमैटिन है लूजली पैक होंगे, कहीं कहीं पे क्रोमैटिन जो होंगे वो लूजली पैक होंगे। ठीक है, बहुत हल्के दिखेंगे, यूं ऐसे ऐसे लूजली पैक होंगे, ठीक है, आराम से चौड़े होके होंगे। लेकिन कहीं कहीं पे क्रोमैटिन एकदम एक जगह पे डेंसली पैक होंगे। ठीक है, ये ऐसे है, कहीं कहीं पे एकदम डेंसली पैक है, और फिर कहीं कहीं पे लूजली पैक है। ठीक है, इस तरह से कहीं कहीं पे डेंसली पैक है, कहीं कहीं पे लूजली पैक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो डेंसली पैक्ड होते हैं और डार्क होते हैं वो हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं। ठीक है, जो डेंसली पैक होते हैं, डार्क होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन। एंड हेटेरोक्रोमैटिन इनएक्टिव होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। क्यों ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा भाई, इसको खोलने में ही नानी याद आ जाएगी। ठीक है, इसको खोलने में ही, ठीक है, टोपोआइसोमेरेज को इसको खोलने में ही नानी याद आ जाएगी। तो क्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चे, क्योंकि ये लूजली पैक है। नेक्स्ट है हमारा द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो आ जाइए अब लैब में आने का टाइम हो चुका है। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय फ्रेडरिक मेसर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। ये दोनों सेम टाइम पे हुआ था। मेंडल की डिस्कवरी जो थी और जो फ्रेडरिक ने मिसर ने न्यूक्लियन के बारे में बताया था, ये दोनों सेम टाइम पे हुआ था। बट द डीएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल लुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर। लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव होने में बहुत ही लंबा समय लग गया। बाय 1926 द क्वेस्ट टू बी डिटरमाइंड to the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level। उसके बाद आगे चल के प्रीवियस डिस्कवरी बाय ग्रेगर मेंडल, हमको पता है कि मेंडल, सटन, बॉवेरी, मॉर्गन, इन सब ने और इस पे फर्दर डिस्कवरी की थी, क्रोमोसोमल थियरीज वगैरह दिया था। ओके, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताता है कि कुछ तो है जो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या फिर एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो क्या है? सो इन 1928 एक साइंटिस्ट आए थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इनका नाम आपको याद रखना है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ आए थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस से समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस बैक्टीरिया आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। क्रोकस बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का होता है, और वो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जब बहुत सारे चेन में आ जाते हैं, बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रिप्स बना देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर वही बैक्टीरिया अगर 2 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकस बोलते हैं। ठीक है, तो वही कोकस बैक्टीरिया ही ग्रुप में है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, ये निमोनिया कॉज करता है। सिंपल से हम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। वो लेना है, चूहा लेना है, हमको क्या लेना है? माउस पकड़ना है। लैब में आने के बाद हमको माउस पकड़ना है, और माउस पकड़ने के बाद हमको क्या चाहिए? और इंजेक्शंस चाहिए, जिसमें एक में आप एस स्ट्रेन डालेंगे और एक इंजेक्शन में आप क्या डालेंगे? रफ स्ट्रेन डालेंगे। ठीक है, और
ये एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैक्टीरिया डालना है इस इंजेक्शन के थ्रू, क्या डालना है, बैक्टीरिया डालना है। तो सबसे पहले जब हमने चूहा लिया, माइस लिया, और माइस के अंदर जब हमने रफ स्ट्रेन डाला तो भाई रफ स्ट्रेन वाले क्या हैं, कुछ भी पहन के नहीं गए हैं, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ है ना, इसको क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो भाई चूहा क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, चूहा जिंदा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। और वहीं जब स्मार्ट वाले अंदर जाएंगे, ठीक है, जब एस स्ट्रेन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चूहा मर गया। ये हमने अब क्या डाला, एस स्ट्रेन डाला, अब हमने क्या डाला, एस स्ट्रेन डाला, ठीक है। एस स्ट्रेन जैसे ही डाला तो चूंकि ये क्या पहन के रखे हैं, एक पॉलीसेकेराइड कोट पहन के रखे हैं, तो यहाँ जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगा तो ये इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और चूहा क्या हो जाएगा, चूहा मर जाएगा, ठीक है, चूहा मर जाएगा। तो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा ऑलरेडी, तो यहाँ से हम जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, चूहा लिया, चूहा में आर स्ट्रेन डाला, आर स्ट्रेन डालते ही हमने देखा कि चूहा तो जिंदा है। उसके बाद फिर चूहा लिया, दूसरा चूहा लिया, 4 चूहे लेने हैं टोटल, दूसरा चूहा लिया, फिर से आर एस स्ट्रेन डाला तो देखा कि चूहा मर गया। उसके बाद क्या किया कि जो एस स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड कर दिया, बॉयल कर दिया उस बैक्टीरिया को, एंड देन फिर जब उसको उसी एस स्ट्रेन को डाला तो देखा कि चूहा जो है जिंदा है, इसका मतलब हीट किल्ड करने पे वो मर गए, इसलिए चूहा जिंदा रह गया। उसके बाद चौथा चूहा जब हमने लिया, इसमें हमने क्या किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है और आर स्ट्रेन नॉर्मल, उसको दोनों को मिला करके इंजेक्ट किया माउस के अंदर, तो हमने क्या देखा कि चूहा फिर से मर गया। तो भाई जो एस स्ट्रेन है हीट किल्ड, तो वो तो ऑलरेडी क्या था, ऑलरेडी किसी काम का नहीं था, चूहा तो जिंदा रह गया था, और आर स्ट्रेन से कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर ये चीज़ कैसे हो गया कि चूहा मर गया, चूहा इसलिए मरा कि जो एस स्ट्रेन का कुछ मटेरियल था वो किस में आ गया, आर स्ट्रेन के अंदर आ गया, और आर स्ट्रेन को उसने किस में बदल दिया, एस स्ट्रेन में बदल दिया। तो यहाँ पे बात इनकी प्रूव हो गई कि कुछ तो है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आ गया, और आर स्ट्रेन को जो कि बिल्कुल नॉन इन्फेक्शस था उसको इन्फेक्शस में बदल दिया, उसको बिल्कुल किस में बदल दिया, एस स्ट्रेन की तरह बना दिया, ठीक है। के बाद इन्होंने ये तो बताया कि कुछ तो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं प्रूव कर पाए ये कि क्या ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलर्ड एंड मकार्टी, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड, मैकलर्ड एंड मकार्टी, 1933-1944 में ये आए। इन्होंने क्या किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ थी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ ने दिया था, उसी का बायोकेमिकल नेचर को इन लोगों ने फिर से आगे फर्दर स्टडी किया। इन्होंने वही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल को लिया और उसको पहले प्रोटीएज से रिएक्ट कराया, क्योंकि इनको क्या लग रहा था कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीएज से रिएक्ट कराया तो देखा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रोटीएज से रिएक्ट कराने का मतलब क्या है कि प्रोटीन अगर होगा तो वो उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्रोटीन ज्यों का त्यों था। फिर इन लोगों ने उसी में क्या डाला, लिपेज डाला तो देखा कि वो ज्यों का त्यों है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर फाइनली ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें डालते बहुत सारे एंजाइम डालते इन लोगों ने क्या डाला था, डीएनएज, ठीक है, आरएनएज डाला। डीएनएज जब डाला तो इन्होंने देखा कि भाई डीएनए तो नहीं है, तब जाके इनको पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इनके वर्क को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। आगे फिर 2 साइंटिस्ट और आए, हर्सी एंड चेज आए, अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज इन 1952। आपको ईयर भी याद रखना है, ठीक है। इन्होंने किस पे वर्क किया, बैक्टीरियोफेज पे वर्क किया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएसडीएनए होता है। सो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, ये ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसको मैं आपको बहुत ही इजी तरीके में पूरा पढ़ के नहीं हम करेंगे, पूरा कंप्लीट मैं बता देती हूँ कि इसमें है क्या, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, तो इन लोगों ने क्या लिया, इन्होंने क्या लिया था, हर्सी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज आपका वायरस ले लिया। कितने वायरस लिए, 2 वायरस, ठीक है, 2 वायरस लिए। और क्या लिया इन लोगों ने, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। और क्या लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया
लिया। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है इस पे इन्होंने क्या डाला था, सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला इसके प्रोटीन कोड पे, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला प्रोटीन कोड पे, क्योंकि इन लोगों को हमेशा से शुरू से क्या लगता था कि प्रोटीन कुड बी द जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं आपके, जैसे सिस्टीन हो गया, मैथ्योनीन हो गया, ये सभी सल्फर कंटेनिंग है। तो इन लोगों ने क्या सोचा, सल्फर वाले स्टेन में अगर हम डालेंगे तो जितना भी इनका प्रोटीन बनेगा वो रेडियो एक्टिव सल्फर का बन जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो वायरस लिया उसमें क्या डाला था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डालने से क्या होगा कि अगर डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फेट होता है एक। तो अगर डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो वो आगे आपका रेडियो एक्टिव की वजह से वो आगे आपको दिखेगा चमचमाता हुआ। इस मीडियम में जब इसको ग्रो किया तो पूरा का पूरा फॉस्फोरस जो है इसके जेनेटिक मटेरियल में आ गया, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इसके जेनेटिक मटेरियल में आ गया। सल्फर में जब इसको ग्रो किया तो पूरा का पूरा जो इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा जो प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है उसमें ये रेडियो एक्टिव सल्फर आ गया। ठीक है, फिर इन लोगों ने इकोलाई बैक्टीरिया से इसको इन्फेक्ट कराया। सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट हो गया इकोलाई, उसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला गया। उसके बाद क्या कराई, ब्लेंडिंग, मतलब जेनेटिक मटेरियल आकर के अंदर मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों किया, ताकि जो बाहर जितने भी इकोलाई के बाहर वायरस के जितने भी पार्ट हैं वो सभी क्या हो जाए, अलग हो जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है बिल्कुल बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को घुमाना, जैसे मिक्सर चलाना। तो मिक्सी में जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं ना, तो वैसे ही वायरस के जितने पार्ट हैं वो सभी क्या हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। ठीक है, अलग अलग हो गए। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ई कोलाई था, ई कोलाई के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आया था उसमें नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं डिटेक्ट हो रहा था, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ दिखा हमको, सुपर नेटेंट में दिखा। मतलब मिक्सर चलाने के बाद जब आप किसी चीज़ को मिक्स कर दीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो नीचे जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं, और जो ऊपर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेट। तो जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर आ जाती है, तो प्रोटीन जो था वो ऊपर आ गया। ठीक है, सुपरनेटेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, लेकिन जो हमारा ई कोलाई के अंदर आया था, सुपरनेटेंट क्या था, वो ई कोलाई के अंदर नहीं आया था, मतलब प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल। और ई कोलाई के अंदर जो आया था वो क्या था, हमारा आपका फॉस्फोरस यहाँ पे हमको दिख रहा था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल। ई कोलाई के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिख रहे थे हमको चमचमाते हुए। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि हमारा जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, किसका, फॉर एग्जांपल टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए आपका अनस्टेबल होता है। सबसे पहला जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए ही था, लेकिन चूंकि ये अनस्टेबल था इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से ये चेंज हो गया किसमें, डीएनए। और डीएनए के पास होता है थाइमिन, थाइमिन इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। ओके, आरएनए परफॉर्म डायनामिक फंक्शन एज अ मैसेंजर, ये लाइन आपका क्वेश्चन बनाती है। एंड एडेप्टर, टीआरएनए आपका एडेप्टर की तरह काम करता है, एमआरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये आपको क्राइटेरिया याद होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये आपका आ सकता है। ठीक है, तीन दे देगा, एक गलत दे देगा, तो आपको करेक्ट चूज करना होगा या इनकरेक्ट चूज करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, RNA is a reactive group and makes RNA liable, easily degradable। ये क्या है, the 2 OH group present at every nucleotide in RNA। RNA में जो सेकेंड कार्बन 2 पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है at every nucleotide, ये क्या बनाता है, is a reactive group and makes RNA liable and easily degradable। It's also known as to be catalytic। आरएनए हमारा एंजाइम्स की तरह भी काम करता है, जैसे हमारा जो राइबोजाइम है, राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ आरएनए, हैंस रिएक्टिव। ओके, डीएनए हमारा लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है व्हेन कंपेयर टू आरएनए। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। जहाँ जहाँ मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ डीएनए आरएनए म्यूटेट करते हैं,
ठीक है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सब ऐसे हैं बच्चे जिससे क्वेश्चन बनता है। RNA can directly code for synthesis for protein, hence can easily express the character. DNA को पहले RNA में बदलना पड़ता है, फिर RNA को फिर प्रोटीन में बदलना पड़ता है, लेकिन RNA डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन के लिए, hence easily express the character. ओके, नाउ स्टडी अबाउट रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिका बनाना, मतलब अपनी कॉपी बनाना। अब डीएनए हम जानते हैं कि डीएनए एस फेज के टाइम पे, जो सेल साइकिल होता है उसमें एस फेज के टाइम पे, सिंथेसिस फेज के टाइम पे क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है, सो दैट कि पेरेंट से जो डीएनए दो डॉटर सेल में जाए वो इक्वल जाए। तो ये हमारा पेरेंट डीएनए है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पेरेंट डीएनए है। और ये पेरेंट डीएनए अब क्या कर रहा है, अपनी रेप्लिका बना रहा है। तो दो पार्ट में ये बट गया, ये दो पार्ट में यूं इस तरह से बट गया। ठीक है, पेरेंट डीएनए इस तरह से बट गया। अब इसके दोनों स्टैंड जब बट गए तो दोनों स्टैंड में अलग से दो स्टैंड आ गए कॉम्प्लीमेंट्री, अलग से दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आ गए, और ये क्या बन गया, दो डॉटर सेल, एक डॉटर सेल और ये दूसरा डॉटर सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। जब भी रेप्लिकेशन की बात हुई थी तो दो और थियरीज आई थी, एक थी कंजर्वेटिव थियरी, ठीक है, कंजर्वेटिव, और एक थी डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव और एक थी डिस्पर्सिव। ठीक है, तो कंजर्वेटिव थियरी क्या बोलती थी, डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव थियरी क्या बोलती है कि अगर डीएनए है, पेरेंट डीएनए है, तो एक सेल में पूरा का पूरा एग्जैक्ट पेरेंट डीएनए आ जाता है, और दूसरे सेल में एक नए तरह का डीएनए आता है। दूसरे सेल में एक नए तरह का डीएनए आता है, मतलब एक बच्चा बिल्कुल पेरेंट की तरह, दूसरा बच्चा बिल्कुल अलग, ऐसा कहते थे। तो ये तो गलत बात है। फिर डिस्पर्सिव थियरी आई, तो डिस्पर्सिव थियरी ये कहती है कि अगर एक पेरेंट है, ये पेरेंट है, डिवीज़न के टाइम पे, रेप्लिका करने के टाइम पे ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाते हैं, बीच बीच में यूं ये इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ पे बीच बीच में नए आपके सेगमेंट लग जाते हैं, तो ये मिक्स हो जाता है। ये इस तरह से जो बच्चे में क्या होता है, जो डॉटर सेल में जो डीएनए गया है वो मिक्स टाइप का आता है। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या कहती है कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाता है, और उसके जगह पे नए उसी के एंटी पैरेलल, ठीक है, उसी के एंटी पैरेलल, उसके जो अपोजिट अल्टरनेट जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जैसे जी के साथ क्या जाएगा, सी जाएगा, टी के साथ ए जाएगा, उस तरह से हमारा क्या बन जाता है बच्चे, डीएनए बन जाता है। सो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को ही हमने सही माना कि रेप्लिकेशन इसी तरह से होती है। नाउ इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लेते हैं। इस चैप्टर में पहले एक थ्योरी होगा, फिर एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था भाई, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है फ्रैंकलिन ने दिया था और मिसेल्सन ने। किसने दिया था इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने दिया था। ठीक है, कब किया था, 1958 में किया था, 1958 में किया था। और इन्होंने भी क्या लिया था बच्चे, ई कोलाई। अब देखो ई कोलाई का ना पीछा ही नहीं छोड़ रहे भाई, ये ई कोलाई का पिछले बारे में ई कोलाई लिया, तो अब सब क्या है, ई कोलाई का पीछा ही नहीं छोड़े, ये भी ई कोलाई लेंगे। तो अब क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, एक ई कोलाई चाहिए, और उस ई कोलाई को हम एक ऐसे जगह पे कल्चर करेंगे जो जहाँ पे क्या डालेंगे, NH4Cl डालेंगे, NH4Cl डालेंगे। और ये जो NH4Cl होगा, इसमें जो N होगा वो N15, मतलब आइसोटोप्स, N15 आइसोटोप्स होगा, जो कि हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन होता है। क्यों ग्रो करेंगे भाई, ये एक इकोलाई है, ये बहुत सारे इकोलाई में बदलना चाहता है, बहुत सारे इकोलाई में बनना चाहता है, तो इसको अपना डीएनए कॉपी करना है ना, डीएनए कॉपी करना, डीएनए की रेप्लिका करनी, तो इसको नाइट्रोजन चाहिए होगा, नाइट्रोजन मीडियम से चाहिए होगा। तो इसको इसी मीडियम में हम ऐसे मीडियम में रखें जहाँ से इसको जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो कौन सा है, N15 है। तो इसके डीएनए में क्या आएगा बच्चे, N15। ठीक है, N15 को मैं ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, तो इसका जो डीएनए है वो किसका बना है, N15। ठीक है, डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो N15 है। हम इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूग करेंगे। ओके, सेंट्रीफ्यूग का मतलब समझते हैं ना, जैसे मिक्सर में हम कोई चीज़ घुमाते हैं, उसके बाद फिर उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं, तो एक ऊपर सुपरनेटेंट आ जाता है, नीचे सेडिमेंट आता है, ऐसे। ठीक है, तो हम इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे, और सेंट्रीफ्यूग करने के लिए हम इसमें डालेंगे सीसियम क्लोराइड। क्यों डालेंगे सीसियम क्लोराइड, सीसियम क्लोराइड इसलिए डालेंगे कि भाई ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा डार्क कलर था ना ग्रीन का,
ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल में हम इसके साथ क्या डाल रहे हैं बच्चे, सीसियम क्लोराइड। जैसे आप पानी डालते हो ना मिक्सर में, चटनी पीसने के लिए पानी डालते हो, तो वैसे ही हम सीसियम क्लोराइड डालेंगे ताकि अच्छे से सेंट्रीफ्यूग हो जाए। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूग किया तो हमने क्या देखा कि जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है उसमें ये कहाँ पे आया बच्चे, कहाँ पे आया, नीचे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हैवी था। क्यों, क्योंकि ये हैवी था। ठीक है, हैवी वाले नीचे रह जाते हैं, हैवी था तो नीचे आया इसकी रीडिंग। अब उसके बाद हमने इसी को किस में ग्रो कर दिया बच्चे, NH4Cl वाले को, N15 वाले को अब हम किस में, N14 वाले मीडियम में ग्रो करेंगे, N14 वाले मीडियम में ग्रो करेंगे। तो आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि मैं अगर बनाने जाऊंगी तो समय ही आपका वेस्ट होगा, और ये है वन शॉट, तो हम थोड़ा जल्दी इसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि N15 मीडियम में रखा, N15 मीडियम में रखा इकोलाई को, तो उसका DNA क्या हो गया, N15 वाला DNA हो गया। और हमने सेंट्रीफ्यूग किया सीसियम क्लोराइड के साथ डाल करके, तो हमने देखा दोनों N15 जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना, ठीक है, DNA के, वो कहाँ पे हैं, आपका नीचे। इसके बाद हमने इसको N14 वाले मीडियम में रखा, N14 वाले मीडियम में रखा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि एक लेयर ऊपर बनेगी N14 की, एक लेयर नीचे बनेगी N15 की, लेकिन हम एस्टोनिस्ड हो गए। हमने क्या देखा कि भाई यहाँ तो हाइब्रिड वैरायटी मिली, बीचों बीच मिली, ना नीचे ना ऊपर, N15 और N14 बीचों बीच मिला, मतलब हाइब्रिड। जैसे मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में होता है, मेंडल क्या सोचता है कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम ये करवाएंगे, फ्यूज़न कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो जो जनरेशन आएगा वो कैसा आएगा, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। लेकिन उन्होंने भी क्या देखा था कि सभी के सभी बड़े थे, और वो क्या थे, सभी के सभी हेट्रोजीनस थे। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, हाइब्रिड टाइप का आ गया N14 और N15। तो भाई यहीं से आधा तो प्रूव हो गया कि दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना, ये प्रूव हो गया ना सेमी कंजर्वेटिव। अब इसके बाद हमको पता है कि ये हर 20 मिनट में ई कोलाई ग्रो कर जाता है बच्चे। अगर किसी को ई कोलाई अगर बॉडी में आ गया तो बहुत जल्दी ग्रो करता, बहुत जल्दी सिम्टम्स दिखाता है। तो फिर 20 मिनट के बाद हम क्या देखेंगे, फिर 20 मिनट के बाद हमने किस में रखा है, N14 मीडियम में ही रखा है। तो हमारा जो N15 वाला था बच्चे, ये N15 वाला अब कितना बचा है, 2 ही बचा है ना, 2 बचा है। तो इनके तो 2 स्ट्रैंड आ गए, N14 लग गए। अभी क्या है, अब बाकी N14 ही है। तो हमारे पास जो नए स्ट्रैंड भी आएंगे वो क्या आएंगे, N14 आएंगे। जैसे ये पूरा एक्सपेरिमेंट तो हो गया, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो इसमें दिया हुआ है, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया गया था टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA इन द क्रोमोसोम वॉज परफॉर्म्ड ऑन वीसिया फाबा, ठीक है, फाबा बीन्स पे किया गया था एक्सपेरिमेंट, और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ किया गया था। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट, बाय टेलर एंड कलीग, टेलर और उनके दोस्त के द्वारा, कलीग्स के द्वारा, इन 1958। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द DNA। इन लिविंग सेल सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग सेल है, ई कोलाई की है या हमारी है, ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए भाई हमको एंजाइम की जरूरत होगी, अपने आप तो होगा नहीं। आपका जो DNA है बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल्ड है, उसको पहले अलग करना होगा, उसको कट करना होगा, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करने होंगे, तो ये सब क्या अपने आप होगा, हाँ, ये एंजाइम्स की मदद से होगा। द मेन एंजाइम, जो मेन एंजाइम है इसके लिए कौन है, DNA पॉलीमरेज। इसके लिए कौन है बच्चे, DNA पॉलीमरेज है। ठीक है, DNA बनाना है तो DNA पॉलीमरेज, RNA अगर बनाना है तो RNA पॉलीमरेज होगा। इसको क्या चाहिए होता है, इसके नखड़े हैं DNA पॉलीमरेज के। इसको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इसको एक टेम्पलेट चाहिए कि जिसको लेकर के ये पढ़ेगा। ठीक है, एक कोडिंग चाहिए ना जिसमें ATGC ये सब लिखा हो, उसी के अकॉर्डिंग A के लिए ये क्या न्यूक्लियोटाइड उठाएगा, T उठाएगा, G के लिए C उठाएगा। और ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एज दे हैव टू कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम टाइम में ये पॉलीमराइजेशन करते हैं। देखिए DNA पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है, DNA तो भाई DNA है, पॉलीमराइज मतलब कि एक पॉलीमर बनाना, ऐसा एंजाइम जो DNA का पॉलीमर बनाता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला करके DNA का क्या बना रहा है बच्चे, एक तरह से पॉलीमर बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके उनके पॉलीमर्स बना रहा है। तो नाम याद हो गया आपको, ठीक है। ई कोलाई हैज ओनली 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर, कंपेयर इट with human whose diploid contains 6.6 into 10⁻⁹ base pair, completes the process of replication within 18 minutes।
सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट्स में रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको ये लाइन याद रखनी है, कितना समय लग रहा है 18 मिनट। और क्या याद रखना है कि एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पर सेकेंड। 2000 बेस पर सेकेंड पॉलीमराइजेशन का जो एवरेज रेट है वो क्या है, 2000 बेस पर सेकेंड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, ये सब क्या है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। कंटिन्यू डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। ने देखा है कि ये आराम से 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये होता कैसे है, होता कैसे है, किस किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, आपका डीएनए बहुत 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 ज्यादा वाइंड है, सोलेनॉइड बिल्कुल बना के रखा। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, उसको पहले हल्का सा क्या सुलझाएगा। ठीक है, टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, उसको सुलझाएगा बच्चे, अनवाइंड करेगा। ठीक है, उसके बाद हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, जो आपका इस तरह से लिपटा हुआ है ना, यूं इस तरह से लिपटे हुए रहते हैं आपके डीएनए। डीएनए कैसे लिपटे हुए हैं, यूं अगर मैं बताऊं तो इस तरह से लिपटे हुए हैं डीएनए, यूं इस तरह से लिपटे हुए हैं। अब हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज यहाँ से आके यहाँ पे कटिंग लगाना शुरू कर देगा। हेलिकेज कटिंग लगाएगा तो ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। ठीक है, तो हेलिकेज कटिंग लगा रहा है। ओके, ठीक है, जैसे आप चेन खोलते हो ना, सिंपल ऐसे समझो, जिप है, जिप है तो जिप पूरी लॉक है, तो वैसे ही आपका डीएनए लॉक है, दोनों दोनों स्टैंड ऐसे लॉक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो खुलता जा रहा ना ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्क बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्क बोल रहे हैं। यूं इस तरह से खुलता जाता है, चेन इस तरह से खुलती जाती है, आप जिप को यूं यूं खोलते जाते हैं। ठीक है, वो जो खोल रहे हैं वो क्या है, हेलिकेज है, और ये फिर धीरे धीरे खुल के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना फॉर्क की तरह, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्क बोल रहे हैं। ठीक है, ये डीएनए का क्या हो गया बच्चे, फॉर्क हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्क को लो, स्ट्रॉबेरी खा लो। फिर है आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज लगता है, डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज ही क्या बनाएगा, पूरे के पूरे स्टैंड बनाएगा। ये इस तरह से आपका यूं प्रेजेंट है, फॉर्क बना हुआ है। अब यहाँ से एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनानी है, ये कौन बनाएगा बच्चे, डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। लेकिन इसके बहुत नखरे हैं, क्या है, इट मेक्स पॉलीमर फ्रॉम ज्वाइनिंग न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म से उठाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा, मतलब पॉलीमराइजेशन करेगा। इटरेट्स फ्रॉम 3 to 5। ये क्या बोलता है कि मैं 3 से 5 पढ़ूंगा। ठीक है, मैं क्या पढ़ूंगा, 3 से 5 पढ़ेगा। ठीक है, पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 5 तक पढ़ेगा। ठीक है, बट पॉलीमराइज 5 to 3, मतलब लेकिन लिखेगा कैसे, 5 से 3। ठीक है, 5 से, अगर ये आपका 3 से 5 पढ़ रहा है, 3 ऊपर है और इधर 5 है, तो ऑब्वियसली इसका एंटी पैरेलल स्टैंड क्या होगा, 5 होगा। तो 5 to 3 ये क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। 5 to 3 ये क्या करेगा, चेन बनाएगा, पॉलीमराइज करेगा। तो ये क्या कर रहा है, कैसे याद रखना है, इसकी जो डायरेक्शन होती है 5 to 3 होती है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे। तो 5 to 3 इसका डायरेक्शन होता है, ये आपको याद रखना है ऐसे कि ये उल्टा चलता है। डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही बुद्धू हैं, ये उल्टा चलते हैं पीछे। ठीक है, ये उल्टा चलते हैं। ठीक है, 5 से 3, लोग 3 से 5 जाते हैं, आगे 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये उल्टा चलता है। ठीक है, और क्या नाटक है इसके, इसको एक भाई असिस्टेंट चाहिए, इसको एक असिस्टेंट चाहिए। ये बोलता भाई मैं तो नहीं स्टार्ट कर रहा, मुझे पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है रीडिंग। तो ये क्या बोलता है, भाई मुझे एक प्राइमेस चाहिए। ठीक है, एक असिस्टेंट चाहिए, तो प्राइमेस को यहाँ भेजा जाता है, वो स्टार्ट करता है, उसको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा रीडिंग, तो वो वहाँ से स्टार्ट करता है एंड देन फिर ये चेन बना करके पॉलीमराइजेशन कर लेता है। ठीक है, तो हमको एंजाइम क्या क्या चाहिए, टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, प्राइमेज चाहिए, और लीगेस। लीगेस क्या करेगा बच्चे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ेगा। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, ठीक है, इसने तो ये चेन बना ली, इसने तो ये चेन बना ली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीडिंग चेन, लीडिंग चेन। ठीक है, लीडिंग चेन, ऊपर से यूं झर से नीचे गिर गया है ना, जैसे फिसल पट्टी से फिसलते हैं ना, वैसे ये फटाक से इसने चेन बना ली, फटाक से इसने चेन बना ली। अब ये 5 to 3 है, तो ये क्या होगा, 3 to 5 डैश होगा, 3 to 5 डैश होगा। ओके, और इसकी शर्त क्या है डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए पॉलीमरेज की कि ये 5 से 3 बनाता है, तो ये यहाँ पे इसका 5 होगा और इधर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 5 है तो इधर 3 होना चाहिए, 5 और 5 नहीं होगा। तो भाई इसने यहाँ से स्टार्ट किया और इधर पे बना लिया, अब देख रहा है भाई आगे तो जगह नहीं है, आगे तो इस तरफ जगह है, लेकिन मैं तो गलत आ रहा हूँ, मैं पीछे, अब तो जगह नहीं है। फिर से हम पॉलीमरेज को यहाँ भेजेंगे, फिर से ये यहाँ 5 पे बैठेगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 5 पे बैठेगा, 3 पे जाएगा, तो ये
रुक रुक के चल रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर करके ठीक है, नीचे की ओर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर गिरता है, तो ये लैग कर करके चल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए ये जो है ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको देख करके डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बनाएगा, आपका पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है, डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड बनाएगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया भाई, प्राइमेज आके लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर कंटिन्यूअस चल रहा है, तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। और इधर पे आपका क्या है, इधर पे इसी का अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्राइम, और यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा 5 प्राइम, ठीक है। इसने जब यहाँ से यहाँ बना लिया तो इसने देखा अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, हाँ आगे तो इतना काम बाकी है, फिर ये प्राइमेज को भेजेगा, फिर उछल के इतना बनाएगा, तो ऐसे कर करके, और फिर प्राइमेज तो हट जाएगा, प्राइमेज हट जाएगा तो ऐसे बीच बीच में क्या बन जाएंगे, हाँ प्राइमेज यहाँ से चला जाएगा तो बच्चे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे गैप हो जाएगा, गैप हो जाएगा, तो इस गैप को हमको जोड़ना है, तो हम किसको बुलाएंगे, लीगेज को, लीगेज इन गैप को जोड़ देगा, लीगेज इन गैप को जोड़ देगा, ठीक है। ओके इतनी बात क्लियर हो गई। और जब हम डीएनए को खोलते हैं ना बच्चे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम डीएनए बबल बोलते हैं। जैसे आपकी चेन कभी खराब हुई होगी, बैग की, जिप है ना, खराब हुई होगी, पैंट की मान लो, जैकेट की मान लो, तो कहीं पे ऐसा बबल सा बन जाता है ना, चेन खराब होती है, यूं इस तरह से बन जाता है, फिर आपको लगता है भाई यहाँ से खोलना आसान है। क्यों खोलना आसान है? क्योंकि यहाँ बॉन्ड हल्का है। तो वैसे ही इसमें डीएनए में जहाँ पे ए और टी ज़्यादा मिलते हैं, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जहाँ पे ए और टी ज़्यादा मिलते हैं तो वो समझ में आ जाता है भाई यहाँ से खोलना आसान है, तो वो आराम से वहाँ से हेलिकेज जा करके उसको कट करना स्टार्ट कर देता है। कट करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे बन जाता है एक बबल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको प्राइमेज की जरूरत पड़ती है। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाता। देयर इज डिफिनेट रीजन, एक डिफिनेट रीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हो गया, अब हम आ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन क्या है भाई, देखो हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल डॉगमा में क्या पढ़ा, डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ओके। अब डीएनए जो है, डीएनए टूटेगा और क्या बनाएगा बच्चे, आरएनए में। अब हम प्रोटीन बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोटीन बनाना चाहते हैं, मान लो आई कलर की ब्लू आइज चाहिए, ठीक है, ब्लू आइज चाहिए, उसकी प्रोटीन बनाना चाहते हैं, तो डीएनए पहले आरएनए में बदलेगा और आरएनए फिर प्रोटीन में बदलेगा। तो डीएनए का आरएनए में बदलना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं ये होता कैसे है। डीएनए का आरएनए में बदलना ही क्या कहलाता है बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसाइन कॉम्प्लीमेंट्स। नौ ये कोई मतलब का नहीं है आपका, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो एडिनोसाइन जो है, एडेनिन जो है थाइमीन के साथ पेयर ना करके यूरासिल के साथ पेयर करेगा, ठीक है। हाउएवर अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच, रेप्लिकेशन में क्या था, वंस सेट इन द टोटल डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेट। उसमें क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन में डीएनए था, डीएनए अलग हुआ और उसके फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गया और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों स्टैंड से नहीं बनाएंगे। जैसे इस तरह से हमने पहले क्या किया, इसको अनवाइंड किया डीएनए को, तो हम किसी एक स्टैंड से ही बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा आरएनए बनेगा बच्चे। अगर हम दोनों स्टैंड से बना देंगे तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और अटैच हो जाएंगे और ये डीएसआरएनए बन जाएगा। और डीएसआरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनता है, डीएसआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, आरएनए, तो हम किसी एक स्टैंड से ही क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके, ठीक है। यहाँ लिखा भी है वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, क्यों, क्योंकि भाई अगर दोनों से बनाएंगे तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाएगा और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रमोटर चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन चाहिए, टर्मिनेटर चाहिए। देखो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पूरा का पूरा जो प्रोटीन बनता है ना बच्चे, वो प्रोसेस है क्या, वो प्रोसेस है क्या, सिंपल सी बात है। ऐसे समझो कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, सबसे पहले तो प्रोकैरियोट में कहाँ होगा ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहले ये बताओ कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा बच्चे, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है उसका, साइटोप्लाज्म में, तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होगा, साइटोप्लाज्म में ही आरएनए बनेगा और इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। ट्रांसक्रिप्शन
प्लस ट्रांसलेशन दोनों ही कहाँ होगा बच्चे? साइटोप्लाज्म में। कुछ अलग कमरा तो है नहीं इसके पास, हाँ, बहुत गरीब है, कोई अलग कमरा तो है नहीं। नाउ यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें तो भाई इसके पास अलग अलग कमरे हैं, तो हम उन कमरों का यूज करेंगे। हाँ, न्यूक्लियस में होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस में होगा ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए से आरएनए बनेगा कहाँ? न्यूक्लियस में ही, क्योंकि डीएनए तो बाहर नहीं आएगा ना, बॉस है भाई, वो नहीं बाहर आने वाला। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए जो होगा डीएनए का आरएनए में, वो न्यूक्लियस में होगा। एंड साइटोप्लाज्म में क्या होगा? साइटोप्लाज्म में क्या होगा ये आप अपनी बुक में लिख लेंगे। साइटोप्लाज्म में ये फिर जो एमआरएनए बनेगा वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, और वहाँ जा करके क्या बनेगा बच्चे? प्रोटीन। वहाँ जा करके प्रोटीन बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन प्रोसेस। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में होता क्या है, कैसे प्रोटीन बनता है? सबसे पहले जो हम, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल है, कहानी के थ्रू समझो फिर आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये सेल है, सेल के अंदर है बच्चे न्यूक्लियस, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर है कौन? डीएनए। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है बच्चे? डीएनए है। और इस डीएनए में सारी खबर छपी हुई है कि कोई प्रोटीन कैसे बनेगा। ये जो डीएनए है ये तो बाहर नहीं आ सकता, ये सेल के अंदर है, सेल मतलब जेल के अंदर, ऐसे समझो। ये जो है ना, ये डीएनए बाबा हैं, डीएनए बाबा, इनको सब पता है कि जवान होने का और कभी भी बूढ़ा नहीं होने का जो प्रोटीन है, ठीक है, उसकी रेसिपी इनको पता है, ठीक है, वो राज इनको पता है। और ये ठहरे डी न्यूक्लियस के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर, मतलब सेल है, सेल के अंदर एक और सेल है, ठीक है, सेल के अंदर एक और कमरा है, न्यूक्लियस जिसको बोल रहे हैं, वहाँ प्रेजेंट है। अब ये बाहर नहीं आ सकते, तो ये क्या कर रहे हैं? एक खबरी बना रहे हैं अपना, कि भाई जाओ और जा करके मेरे मैसेज को बाहर में एक तुमको ट्रांसफ़र आरएनए मिलेगा, टीआरएनए मिलेगा, ठीक है। तो ये खबरी बना रहे हैं, ये हमारा खबरी हो गया, ठीक है। ये डीएनए से क्या बन गया बच्चे? एमआरएनए। डीएनए से क्या बन गया? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज ले करके जाएगा, ये मैसेज ले करके जाएगा, ठीक है। ये कौन है? डीएनए, ये डीएनए है, ओके। ये मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर के जाएगा, जो कि कोडिंग भाषा में लिखी हुई है, और जब ये मैसेज लेकर के जाएगा तो सिर्फ स्किन को अच्छा करने वाली चीज़ें नहीं लेकर के जाएगा, बाकी फालतू की चीज़ें भी लिख लेगा। क्यों? क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है डीएनए बाबा क्या रेसिपी लिखा रहा है। अगर आपको कुछ नहीं पता चाय कैसे बनता है, और मैं मान लो आपको चाय बनाने की रेसिपी अरबी फारसी में बता रही हूँ, जो भाषा आपको नहीं आती, तो आप कुछ भी लिखोगे। अगर मैं बीच में आपको कुछ बोलूँगी, मान लो रेसिपी बताते वक्त मैंने कुछ आपको फालतू की चीज़ें भी बोल दी, तो आप वो भी लिख लोगे, जिसको नहीं ज्ञान है। तो मैसेंजर आरएनए को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, एचएनएमआरएनए बनता है ना, बिल्कुल अनमेच्योर टाइप का। फिर आपका मैसेंजर आरएनए से जो फालतू की बातें वो कट कर दी जाएंगी, फिर ये मैसेंजर आरएनए दौड़ा दौड़ा जाएगा और टीआरएनए से मिलेगा। किससे मिलेगा बच्चे? टीआरएनए से मिलेगा। और ये जो टीआरएनए है ना, बड़ा होनहार है, ये टीआरएनए कोडिंग कर सकता है, ये टीआरएनए इस भाषा को हिंदी में कोड कर सकता है। कोड करेगा, बोलेगा अच्छा ये रॉ मटेरियल चाहिए, फिर ये सारे रॉ मटेरियल को ले करके आएगा और कहाँ जाएगा? राइबोसोम के पास। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ही फैक्ट्री है आपका प्रोटीन का। राइबोसोम के पास जाएगा, ये जो टीआरएनए है अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, ठीक है। ये टीआरएनए जो है मजदूर की तरह, ये टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये टीआरएनए बच्चे मजदूर की तरह, ये है कौन? हमारा मजदूर, ओके। ये टीआरएनए है हमारा, ओके, ये मजदूर है। इसने ऊपर क्या रख रखा है? अमाइनो एसिड। क्या रख रखा है? अमाइनो एसिड। और इसके यहाँ पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेगा? एमआरएनए में जो लिखा हुआ है, मैसेंजर आरएनए जो ले करके आया है ना कोड, कि भाई ये रॉ मटेरियल चाहिए, ये अमाइनो एसिड चाहिए। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है AUG लिखा है, ठीक है। तो इसको पता है कि AUG का मतलब हिंदी में क्या है? हिंदी में क्या है आपका? UAC है। तो UAC इसने पढ़ लिया और जा करके उसी का क्या ले आया बच्चे? अमाइनो एसिड ले आया, अमाइनो एसिड ले आया। उसका अमाइनो एसिड क्या है? मेथियोनिन ले आया। अब मेथियोनिन ला करके ये कहाँ, किसके पास आया? राइबोसोम के पास। ये कहाँ आएगा? राइबोसोम के पास, फैक्ट्री के अंदर आएगा। यहाँ पे माल उतारेगा और राइबोसोम में बहुत सारी चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड की, और उससे क्या बन जाएगा? आपका प्रोटीन।
तो यही छोटी सी कहानी है आपके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की। सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्यों? क्योंकि अब हमको आरएनए बनाना। डीएनए डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये डीएनए के ही स्ट्रैंड को पढ़ेगा और ये है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज, अब देखो ये आपका स्ट्रैंड है बच्चे, ये आपका स्ट्रैंड है। अब बोला जा रहा है कि इस स्ट्रैंड से पढ़ के आना है, ठीक है, पढ़ के आना है और मैसेज लेकर के आना है। तो ये पढ़ने का काम स्टार्ट कौन करेगा बच्चे? स्टार्ट कौन करेगा यहाँ पे? तो स्टार्ट करेगा प्रमोटर। प्रमोटर स्टार्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करेगा। और यहाँ भी इसकी शर्त क्या है? मैं कैसे पढ़ूंगा? 5 से 3 पढ़ूंगा, 5 से 3 पढ़ूंगा। और टेम्पलेट रीजन में क्या होना चाहिए? 3 से 5 लिखा, 3 से 5 पेज नंबर तक पढ़ूंगा। लेकिन मैं लिखूंगा कैसे? पॉलीमराइज कैसे करूंगा? ये जो आपका रीडिंग करेगा वो तो ए का क्या बनाएगा? यू बनाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा ना, ये आरएनए बनाएगा। ठीक है, ए का यू बना देगा, टी का ए बना देगा, जी का क्या बना देगा? सी बना देगा। लिए नीचे क्या दिया है? नीचे कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब जो डीएनए है उससे आरएनए बनेगा। तो ऊपर वाला कौन सा स्टैंड है बच्चे? टेम्पलेट स्टैंड, जिससे आपका आरएनए बन के तैयार होगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या है? आपका कोडिंग स्टैंड है। इसका नाम बस यूं ही कोडिंग स्टैंड दे दिया कि प्रमोटर रीजन क्या है? यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहीं से पढ़ना स्टार्ट होगा भाई, कहीं से तो पढ़ेंगे। मान लो ब्लू आइज की जीन चाहिए या अच्छी स्किन बनाने की जीन चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए, तो उसके बारे में खबर कहाँ लिखिए? यहाँ पे लिखिए। आगे किसी और चीज़ के बारे में खबर लिखिए, ब्लू आइज की खबर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के आपके हेयर की खबर है। हर जगह अलग अलग खबर लिखी हुई है। ठीक है, हर पेज पे अलग अलग। तो यहाँ से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि पेज है, एक पूरा पूरा बुक है, तो पूरे पूरे बुक में एक चैप्टर, हर चैप्टर स्टार्ट कहीं से होता है, एंड कहीं से होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ है? यहाँ प्रमोटर रीजन से है। और इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे कि भाई एंटी एजिंग, मतलब बुढ़ापा नहीं आए, उसके लिए हम प्रोटीन बनाना चाहते हैं। कौन बता रहा है हमको? डीएनए बाबा बता रहे हैं। ठीक है, डीएनए बाबा। तो ये डीएनए बाबा की जो है स्टैंड है, डीएनए बाबा की स्टैंड है, ये टेम्पलेट स्टैंड है और ये कोडिंग स्टैंड है। टेम्पलेट स्टैंड को ही मैसेंजर आरएनए, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड से ही मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये बनाएगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसी से बनेगा बच्चे मैसेंजर आरएनए, इसी से मैसेज लिखा जाएगा। जैसे बुक की इसी पेज से आप क्या कर रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं। और जो नीचे वाला कोडिंग स्टैंड है, यहाँ पे सिर्फ क्या काम है? प्रमोटर बैठेगा और टर्मिनेटर बैठेगा, जो बताएगा कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है और यहाँ पे पढ़ना खत्म करना है। प्रमोटर कहाँ होगा? 5 प्राइम एंड में होगा ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रॉन क्या है? एक डीएनए, देखो बात को समझो, एक डीएनए जो कोड करती है टीआरएनए आरएनए के लिए, वो क्या है? जीन है। और सिस्ट्रॉन क्या है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, पूरा का पूरा सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जिससे क्या निकल के बनता है? बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन बनेगा उससे। ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चरल जीन है, एक स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे प्रमोटर लगा है, यहाँ पे क्या लगा है बच्चे? यहाँ पे टर्मिनेटर। यहाँ प्रमोटर है, यहाँ टर्मिनेटर है। तो इस स्ट्रक्चरल जीन से एक ही तरह का आपका पॉलीपेप्टाइड बनेगा, एक ही तरह का प्रोटीन बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोसिस्टोनिक। इस स्ट्रक्चरल जीन से सिर्फ आपके आइज का कलर बन रहा है, या फिर आपके बाल का कलर बन रहा है, या फिर आपकी स्किन का कलर बन रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? वन टाइप ऑफ जीन। और इसी स्ट्रक्चरल जीन से अगर आपको 3 तरह का प्रोटीन बन रहा है, आइज का कलर बन रहा है, हाइट बन रहा है, फिर स्किन का कलर बन रहा है, तो मतलब समझ जाइए ये क्या है? पॉलीसिस्टोनिक जीन है। ये किस में देखने को मिलता है? प्रोकैरियोट्स, अभी आप लैक ऑपरन पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको। मोनोसिस्टोनिक आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या? ये हमारे पास पूरा का पूरा ये जीन, ये आपका पूरा का पूरा सिस्ट्रॉन मिल गया। अब ये जो सिस्ट्रॉन है बच्चे, यहाँ पे बैठेगा कौन? सिग्मा। यहाँ पे कौन बैठेगा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा, आइए आइए हुजूर, और आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और है सिग्मा, और ये क्या है बच्चे? आरएनए पॉलीमरेज है। इसको समझिए, आरएनए पॉलीमरेज को बोला कि भाई अब आप आइए और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये पढ़ लेगा, ये पूरा पढ़ लेगा, ये समझ लेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये नोट्स उतार लेगा। ठीक है, ये इसने क्या बना दिया? आपका एमआरएनए बना दिया। उसके बाद टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर रीजन पे रो फैक्टर होता है, जो रो रो करके बोलता है बाय बाय, अब हम फिर मिलेंगे कभी और। ठीक है, रो फैक्टर बाय बाय करके इसको अलविदा करता है, बताता है कि बस अब हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपका साथ हमें अच्छा लगा। ओके,
तो इतनी बात हो गई। नाउ अब इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे और आरएनए क्या है, ठीक है। आरएनए के टाइप्स अगर हम देखें तो मैसेंजर आरएनए होता है, टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है बच्चे, पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या बनाता है, आरआरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है आपका, एमआरएनए। और पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है आपका, टीआरएनए बनाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। ऑल द 3 आरएनएज आर नीड टू बी सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। ये तीनों क्या बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। एंड आरआरएनए प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। आरआरएनए भाई राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है, राइबोजाइम भी बनाता है। ओके, so there is single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all type of RNA in bacteria। एक बैक्टीरिया के केस में बच्चे, मतलब प्रोकैरियोट के केस में, मैंने क्या बताया, प्रोकैरियोट के केस में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है जो क्या करता है, पूरा काम करता है, हर तरह का आरएनए बनाता है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज हर तरह का काम बोलता, मैं अकेले कर लूंगा, ठीक है, मैं अकेले कर लूंगा। ओके, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड हो जाएगा, प्रमोटर रीजन में। प्रमोटर रीजन में कौन इसका वेट कर रहा है, सिग्मा फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब है कि जो सिग्मा फैक्टर है वो वेट करेगा, है आई एम हियर, यहाँ से आपको पढ़ना है, शुरू करना है, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर यहाँ वेट कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, बोलेगा थैंक यू फॉर द हेल्प ब्रो, फिर उसके बाद ये बैठ जाएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ पढ़ना शुरू कर देगा, यहाँ से यहाँ पढ़ना शुरू कर देगा। और पढ़ने के बाद ये उसकी कोडिंग लिख करके कि भाई हाँ इसके लिए कौन कौन से अमाइनो एसिड चाहिए, उनकी सबकी कोडिंग ये लिख करके बाहर दे देगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, टर्मिनेशन, इलॉन्गेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, क्या स्टार्ट करता है रिएक्शन को, नहीं। टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कौन करता है, आपका सिग्मा फैक्टर। ये सिर्फ इलॉन्गेशन का काम करता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ करके वो क्या बनाता है, आपका एमआरएनए बनाता है। उसके बाद बंद भी तो करना है, रेसिपी लिख ली, अब कंप्लीट भी तो करना है। तो वहाँ पे कौन होगा, आपका रो फैक्टर रो करके इसको विदाई देगा और ये बन के आ गया हमारा आरएनए, ठीक है। ये किस में होता है बच्चे, बैक्टीरिया में होता है। सिंपल सा प्रोसेस है भाई। यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट में भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो कॉम्प्लेक्स ही चीजें होंगी, है ना। इन यूकैरियोट देयर आर 2 additional complexities, there are at least 3 RNA polymerase। देखो यूकैरियोटिक सेल में आते आते ना आरएनए पॉलीमरेज को पता चल गया, यार ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, मतलब मैं अकेला आरएनए पॉलीमरेज, मुझसे ही सब तरह के एमआरएनए बना रहे थे, हाँ। और सिग्मा, और बस उसको पकड़ा दिया था, सिग्मा स्टार्ट करवाता था और रो फैक्टर बस मुझे विदाई करता था। अब बोल रहे नहीं, अकेले से इतना काम नहीं होगा। तो अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमें 3 लोग चाहिए, 3 तरह का एमआरएनए बनाना, 3 बंदे चाहिए। तो 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 बंदे हैं, ये 3 आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। 3 आरएनए पॉलीमरेज का क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 वाला क्या बनाएगा, ये बोल रहा है मैं राइबोसोमल आरएनए बना देता हूँ, जल्दी से राइबोसोम जाके बना देता हूँ भाई, तभी तो फैक्ट्री तैयार होगी। ये क्या बोल रहा है, मैं एमआरएनए बनाऊंगा। तो एचएनआरएनए पहले बनाता है, इमेच्योर एमआरएनए, फिर इससे क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और ये क्या बनाता है, आपका टीआरएनए बनाता है, ट्रांसफर आरएनए बनाता है, ठीक है। तो आप याद कैसे रखोगे बच्चे कि कौन सा पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, 2 क्या बनाता है, 3 क्या बनाता है। तो देखो ये तीनों है और ये तीनों गाना गा रहे हैं, मैं रमता जोगी होए 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 होए। अब देखो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कोई इनका स्वागत करने वाला नहीं है, कोई इनको विदाई देने वाला नहीं है। तो भाई जो आपका ये है, हमको अभी क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए, डीएनए से एमआरएनए चाहिए, फिर हम प्रोटीन बनाएंगे। तो एमआरएनए चाहिए तो दौड़ के कौन जाएगा, दौड़ के कौन आया, देखो दौड़ के कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2। कौन आया, आरएनए पॉलीमरेज 2 आया, आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा। और कैसे रीडिंग करेगा बच्चे, अब तो बताना बनता है ना, कैसे रीडिंग करता है। ये पगला है ना, ये ठहरा पगला दीवाना, 5 से 3 रीडिंग करेगा,
5 से 3 उल्टा जाएगा, है ना। तो 3 से 5 वाले स्टैंड को ये पकड़ेगा, देखो 3 से 5 वाला स्टैंड, 3 से 5 वाले स्टैंड को ये पकड़ेगा, उसको बनाएगा टेम्पलेट, और फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, 5 का 3, 5 का 3, ठीक है, ऐसे ये पढ़ना स्टार्ट करेगा। अब जब ये मैसेजेस लिख रहा है, डीएनए बाबा हैं ये डीएनए बाबा हैं, ये डीएनए बाबा इसको मैसेज लिखवा रहे हैं। अब ये अरबी में बोल रहे हैं, क्या कोड बोल रहे हैं इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ये बस लिखा जा रहा है। बीच बीच में वो बोल रहे हैं, भाई एक राजा था एक रानी थी, ये उस समय भी मैंने दिया था ये रेसिपी, वो सब कुछ ये लिख रहा है, सब कुछ लिख रहा। बीच बीच में ये फालतू की बकवास लिख रखा है। जैसे आप कभी कभी किसी गूगल में कुछ सर्च करना कि इसकी दवाई, उसके बीच में इतनी दुनिया भर की कहानी लिखी होंगी, मैंने ये यूज़ किया था तो ऐसा हुआ, मैं पहले कभी मोटा था फिर मैंने इसको खाया, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, वैसी कहानी आप उसको स्किप करते हो ना, कट करते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, जो फालतू की बकवासें हैं, जो नॉन कोडिंग है, जो कोडिंग है उसी से हमको मतलब है, जो हेल्पफुल है अमाइनो एसिड के लिए, जो जो अमाइनो एसिड चाहिए, जो कोड कर रहा है वो जरूरी है, जो नॉन कोडिंग है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम इन सारे, इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। हम इन सारे इंट्रॉन को घुमा चुटैया पकड़ पकड़ के इसको निकाल देंगे, ठीक है। जैसे आप कोई दवाई होती है ना, उसका नॉब यूँ इस तरह से घुमा के खोलते हो, या चाबी चाबी घुमाते हो ना ऐसे, उस तरह की ये बन जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्प्लाइसिजोम। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिजोम, ठीक है। स्प्लाइस, आरएनए के स्प्लाइस हैं, उसका जोम मतलब बॉडी, उसे उसको तोड़ के निकाल देंगे। निकाल दिया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी कैपिंग कर रहे हैं। भाई जो नोट्स आपने बनाया, अब ये सुंदर सा नोट्स है, बहुत प्यारा सा नोट्स है। अब इस नोट्स में आप सामने में सजा रहे हैं, हाँ, पूरा इसका आप इंट्रो, है ना, पूरा उसको बिल्कुल सजा रहे हैं कि ये मेरा नोट्स है, रिटन बाय दिस दिस दिस। हमने यहाँ पे इसका हेड ऐड कर दिया, और क्या ऐड कर दिया, टेल। तो भाई ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, ये बड़ा खूबसूरत बन गया। हेड, हेड पे हमने इसको पहना दिया मुकुट, और इसकी टेल लगा दी। अब बोल रहे बेटा जाओ, ये मैसेज लेकर के जाओ, ये मैसेज लेकर के जाओ, और साइटोप्लाज्म में जाना, न्यूक्लियस से अब तुम कहाँ जाना, साइटोप्लाज्म में जाना, और कहना चिट्ठी आई है, मैं तो ले करके आ गया डीएनए बाबा के पास से, मैं ले करके आ गया कि कैसे जवान रहना है। और साइटोप्लाज्म में मिलेगा तुमको कौन, टीआरएनए, वही इस कोडिंग को पढ़ सकता। बस ध्यान देना टीआरएनए मर ना गया हो तुम्हारा है। एचएनआरएनए क्या था, यही यही जो कुछ भी लिख करके आ गया था, इमेच्योर था, और जब हमने स्प्लाइसिसोम निकाल दी, उससे इंट्रॉन निकाल दिया, तो वो मैच्योर एमआरएनए बन गया बच्चे। थी हमने मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग की थी, और टेलिंग किसकी की थी, 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू की, ठीक। फिर ये बच्चे जेनेटिक कोड दिया हुआ है, जेनेटिक कोड इसलिए दिया है कि भाई ये टीआरएनए पढ़ेगा कैसे, मतलब यू 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 लिखा है मतलब फिनाइलानाइन है, यू यू सी लिखा है मतलब फिनाइलानाइन है, यू यू ए लिखा है मतलब ल्यूसीन लाना है, सी यू यू लिखा है मतलब ल्यूसीन लाना है। इसका मतलब ये है बच्चे, जैसे जैसे मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, ये आपका डॉक्टर है, ओके, ये डॉक्टर है, और ये आप है, ये आप है मरीज, ठीक है, मरल से मरीज। अब ये डॉक्टर गया मरीज के पास, तो डॉक्टर कैसे लिख के देते हैं, ऐसे ऐसे, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है डॉक्टर ने, क्या प्रेस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। तो डॉक्टर हो गया आपका डीएनए, ये क्या हो गया आपका मरीज, क्या होगा, एमआरएनए, ठीक है। इसने बोला कि चलो ठीक है, ये बात मुझे पता चल गई कि ये चीज़ मुझे लाना है। अब ये जाएगा कहाँ, ये हॉस्पिटल से निकल करके, तो हॉस्पिटल आपका क्या हो गया बच्चे, न्यूक्लियस हो गया। हॉस्पिटल क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये इस हॉस्पिटल से निकल करके कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो शॉप क्या हो गई आपकी, साइटोप्लाज्म हो गई। शॉप पे जाएगा, और शॉप पे आपको क्या ढूंढना था, टीआरएनए ढूंढना था। तो यहाँ पे केमिस्ट मिलेगा, कौन मिलेगा, केमिस्ट, ठीक है, ये है केमिस्ट। केमिस्ट को सब पता है कि डॉक्टर क्या लिखता है, तो वैसे ही टीआरएनए को सब पता है कि डीएनए ने क्या कोड भेजा है, ठीक है, उस मैसेंजर आरएनए के पास जो कॉपी है उसमें क्या लिखा है। तो केमिस्ट को सब पता है कि इस कागज में क्या लिखा है, उर्दू फारसी जो डॉक्टर लिख के भेजे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। तो अब ये क्या करेगा, उसको पढ़ेगा और ढूंढ ढूंढ करके जाएगा, ढूंढेगा, और फिर आपको क्या ला के देगा, दवाई ला के देगा, ठीक है। तो इसको पता है टीआरएनए को कि यूसीयू का मतलब सेरीन है, यूएयू का मतलब थायरोनिन है, टायरोसिन है, समझ गए। अब देखिए कि कोड, ये जो कोडॉन होते हैं,
कोडॉन क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, तीन तीन आपके इससे मिल करके बने हुए होते हैं, यू 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 सी, ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, डिटर्मिनेट होते हैं। डिटर्मिनेट मतलब कि एक कोडॉन बोलेगा कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए ही जीऊँगा, ठीक है। एक कोडॉन किसी एक चीज़ के लिए, जैसे AUG मेथियोनीन ही बनाएगा, AUG मेथियोनीन ही बनाएगा, GUU वैलीन ही बनाएगा, कुछ और नहीं बनाएगा। लेकिन ये कोडॉन अनएम्बिजियस भी होते हैं, मतलब कि जो कोडॉन हैं वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके अमाइनो एसिड से, जैसे GUU वैलीन ही बनाएगा, कहीं भी GUU कुछ और नहीं बनाएगा, GUU और नहीं बनाएगा, ठीक है। या फिर GCU एलेनिन ही बनाएगा, GCU एलेनिन ही, तो GUU वैलीन ही बना रहा है, कुछ और नहीं। GUU लाइसिन नहीं बना रहा, GUU थायरोडीन नहीं बना रहा, लेकिन ये वैलीन देखो धोखेबाज है। वैलीन बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे तो 4-5 पार्टनर चाहिए। वैलीन बोल रहा मैं तो GUU से भी बन जाऊंगा, GUC से भी बन जाऊंगा, GUA से भी बन जाऊंगा, GUG से भी बन जाऊंगा। तो कोडॉन क्या होते हैं, यूनिवर्सल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल, डेटरमिनेट, ठीक है, सॉरी डीजेनरेट, डेटरमिनेट बोलते बोलते डेटरमिनेट ही लिखा गया, डीजेनरेटिव, अनएम्बिजियस और ट्रिपलेट होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं। अगर एक एक से बनता तो 20 अमाइनो एसिड है, नहीं हो पाता भाई, नहीं बन पाता, दो से भी नहीं हो पाता, तो इसीलिए 3 लिया है, ठीक है, इसीलिए 3 लिया है। तो हमारे पास क्या हो गए, 4 अमाइनो एसिड, 4 बेसिस है ना, एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन और आपका थाइमिन, 4 हैं, ठीक है। तो 4 का हम अगर ट्रिपलेट लेते हैं तो ये क्या आता है, 64 आता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 64 अगर कोडॉन है बच्चे, तो 64 कोडॉन आराम से 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड कर देंगे। लेकिन अगर हम इसका डबल ही लेते, यू ही लेते या UA ही लेते, तो ये कितना बनता है, 16। तो 16 कोडॉन 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर पाते। अगर क्वाड्रेट ले लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। एक बॉक्स बना लो, ऊपर लिखो UCAG, 4 होते हैं, UCAG 4 होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजन बेस। फिर हर डब्बे के पास यहाँ पे क्या लिखा है, UCAG, फिर इस डब्बे पे UCAG, ठीक है। ये जो U है, ठीक है, ये जो U है, इस U से इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, UU 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 UU, फिर साथ में इस U से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, एक बार तो U बनाएगा, फिर C से तो C बनाएगा, फिर A से तो A बनाएगा, फिर G से तो G बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो C है अब इसी U से इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CU 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 CU, 4 CU बनाएगा। फिर क्या लिख देना है आपको, UCAG, ठीक है। देखो हर जगह आपको UCAG लिख दिया, और इधर पे क्या है A, और ऊपर क्या है आपका यहाँ पे U, तो बस UU को उतार देना। तो इसी तरह से आपको इसको लिखना है। म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। म्यूटेशन क्या होता है भाई, थोड़ा सा चेंज हो जाना, सिंगल स्टेप म्यूटेशन होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है ना, सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है, ग्लूटामिक के जगह आपका क्या जुड़ जाता है, वेलिन जुड़ जाता है। तो और म्यूटेशन किस तरह से हो सकता है, कोई इंसर्ट हो जाए, कुछ नया इंसर्ट हो जाए, या कुछ पुराना डिलीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ B इंसर्ट हो गया, B इंसर्ट होने की वजह से क्या हो गया, ये D अलग हो गया, रेड था ना पहले, तो BRE बन गया, ये DCA बन गया। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा, अगर एक भी एडिशन हो जाता है, एक भी डिलीशन हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। प्रोटीन कैसे बनता है, तो tRNA की बात करते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि भाई ये चार्ज होता है पहले, ठीक है, ये चार्ज होगा पहले। अब देखो क्या कर रहे हैं, tRNA हैज़ एंटीकोडॉन लूप, tRNA के पास यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप होता है। ये क्या करता है, ये एंटीकोडॉन लूप से ही ये पढ़ता है। ये आपका है mRNA, ये आपका है mRNA। mRNA में पढ़ा इसने AGU, तो इसका अपोजिट इसने क्या लिखा, UCA, इसको ठीक है, कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए जिसको मिला करके हमको क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो और इधर पे ये एक एंड पे क्या एक्सेप्ट करता है, ये अमाइनो एसिड यहाँ से पढ़ेगा,
यहाँ से पढ़ेगा, यहाँ से अमाइनो एसिड लाके ऐड करेगा। यहीं पे क्या है बच्चे, आपका प्रोटीन फैक्ट्री आर राइबोसोम है, राइबोसोम यहाँ से अटैच हो जाएगा और फिर ये बनते चले जाएंगे। इसके टीआरएनए के स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चे, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ ट्रांसलेशन, अभी भाई पेप्टाइड बॉन्ड बनानी है हमको, पेप्टाइड बॉन्ड बनानी तभी तो प्रोटीन बनेगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, अमाइनो एसिड्स मिल करके एक्टिवेट होंगे ना, सारे अमाइनो एसिड को क्या करना है हमको, एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है, तभी तो ये मिल करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इनको हम एक्टिवेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी and linked to their cognate tRNA. A process is called charging of tRNA और amino acylation of tRNA। तो जो tRNA हो चार्जिंग पॉइंट की तरह काम करता है। जैसे आप ईयरफोन को डालते हो ना, जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन होते हैं वहाँ पे आप यूँ इस तरह से डाल देते हो, हाँ, दोनों को, तो वैसे ही हम अमाइनो एसिड को यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, चार्जिंग ऑफ tRNA और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA टू बी मोर स्पेसिफिक। If two such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them। अब हमने क्या किया भाई, tRNA हमारा तैयार है पढ़ने के लिए, हमारी फैक्ट्री तैयार है, और हमारे जो अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड जो पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, आपने जो खाया है वहाँ से अमाइनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, उन अमाइनो एसिड को लेकर के tRNA पहले क्या करेगा, अपनी खोपड़ी पे बैठाएगा और बोलेगा भाई पहले चार्ज हो जाओ, पहले चार्ज हो जाओ, सुस्त अवस्था में पड़े हुए हो, चार्ज हो जाओ। फिर उसके बाद उनको ले जाएगा कहाँ ले जाएगा बच्चे, कहाँ ले जाएगा उनको फैक्ट्री में। देखो ये जो है हमारा tRNA है, ठीक है, ये tRNA आया, ये देखो ये tRNA आ रहा है, ये tRNA आ रहा है किसको, चार्ज अमाइनो एसिड को लेकर के आ रहा है, चार्ज अमाइनो एसिड को लेकर के आ रहा है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर वो जाएगा इस यहाँ पे, ये सेकंड फेज़ में जाएगा, और ये फिर एग्ज़िट फेज़ से फिर ये निकल जाएगा, एग्ज़िट फेज़ से फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, जा कर के ज्वाइन होगा, मतलब कैसे है, मज़दूर जा रहे हैं, मज़दूर जा कर के अपना सामान गिराते जा रहे हैं। अभी जब ये यहाँ पे जाएगा फिर ये कहाँ आएगा, यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे ये आएगा ये अपना ASN यहीं पे छोड़ देगा, ASN यहीं पे छोड़ देगा, और ये एग्ज़िट फेज़ से यहाँ से निकल जाएगा, और इस तरह से बच्चे चेन बनती जाएगी। फिर एक नया आपका tRNA आएगा, वो मान लो ग्लाइसिन लेकर के आया, फिर यहाँ लगेगा, फिर वो इधर जाएगा तो ग्लाइसिन को यहाँ छोड़ देगा, तो इस तरह से चेन बनती जाएगी। ठीक है, द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNA एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। भाई सब पढ़ तो रखा होगा आप लोगों ने, क्यों मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ। चलो, हाँ, ए ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन। कभी भी जो रीडिंग होती है वो स्टार्ट कोडॉन से होगी, AUG से होगी, एंड स्टॉप कोडॉन पे उसको पता है कि अब मेरे को पढ़ना बंद कर देना है। ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट होगी ना, तो AUG से स्टार्ट होगी, जिसको मेथ्योनीन बोलते हैं। सबसे पहले tRNA मेथ्योनीन लेकर के आएगा, करते करते बहुत सारे आपके अमाइनो एसिड को जोड़ देगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ दिया, मेथ्योनीन को जोड़ दिया, फिनाइल एलेनिन को जोड़ दिया, ग्लाइसिन को जोड़ दिया, ग्लूटामिक एसिड को जोड़ दिया, इस तरह से मिला करके इसने प्रोटीन बना दिया। अब इसको यहाँ पे एक कोड आया UUU, ठीक है, तो इसने यहाँ पे ये क्या है, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कैसे याद रखना है, उल्लू आया, उल्लू गया आया, उल्लू आया गया। ठीक है, तो ये 3 कोडॉन अगर हो गए, मतलब कि यहाँ पे अब इसको पढ़ाई स्टॉप कर देनी है। ठीक है, क्योंकि भाई आगे क्या बन रहा है, उल्लू बन रहा है ना, आगे पढ़ेंगे तो उल्लू बन जाएंगे। ठीक है, ओके। कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड एंड mRNA ऑल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंस। mRNA में कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं। ये जो mRNA है जिस पे बैठ करके वो पढ़ाई करेगा तो उसमें एडिशनल सीक्वेंस होते हैं। ये स्टार्टिंग है AUG, और एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, UTR। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन,
ये स्टार्ट कोडॉन से पहले और आपके स्टॉप कोडॉन के बाद। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या कहता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे जीन हैं, लेकिन क्या वो हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं क्या वो हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं? जैसे आपके जो है प्यूबर्टी के समय में जो कुछ एक्सप्रेशन दिखते हैं, आपके चेंजेस दिखते हैं, वो बचपन से ही तो नहीं एक्टिवेट हो जाते, वो पहले से आपकी बॉडी में रहते हैं, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जैसे टेल का जीन है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, या फिर मान लो जैसे कि हमेशा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट नहीं होते रहते। एक टाइम है जबकि आपका डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होगा, खासकर जब खाना खा रहे हैं तब ज़्यादा सिक्रेट होगा। सलाइवा कब सिक्रेट होगी? जब खाना सामने है, नज़र के सामने है, तब सिक्रेट होगा। तो भाई जीन का एक्सप्रेशन का एक टाइम होता है जो कि रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में, जो कि रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर ये सारे के सारे जीन हमारी बॉडी में जितने जीन हैं, 30,000 से ज़्यादा जीन हैं, ये सारे जीन अगर एक्सप्रेस होने लगे तो इंसान पागल हो जाएगा। ऑल टाइम उसकी लार टपकती रहेगी, ऑल टाइम उसका डाइजेस्टिव जूस निकलता रहेगा, ऑल टाइम कुछ ना कुछ उसके बॉडी में होता ही रहेगा। ठीक है, सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA एंड ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, पहला ट्रांसक्रिप्ट बनेगा जैसे उधर बना था, फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग होती है, फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है एंड देन फिर ट्रांसलेशन होता है। यही सारी है। हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? लैक ऑपेरॉन पढ़ने वाले हैं, लैक ऑपेरॉन पढ़ने वाले। सबसे पहले समझिए कि ऑपेरॉन क्या होता है। ऑपेरॉन एक ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए है, एक ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए है जहाँ पे एक प्रमोटर होता है, जहाँ पे एक इंड्यूसर होता है जिसको हम रेगुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर जहाँ पे आपका एक फिर से प्रमोटर होता है, फिर आपका क्या होता है? एक ऑपरेटर होता है, और फिर आपकी होती है क्या? स्ट्रक्चरल जीन। फिर आपकी क्या होती है? पूरी की पूरी यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चरल जीन में क्या है? ZYA। ये तीनों ZYA ये क्या है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। तो ये ZYA क्या बनाएगा? तीन तरह का आपका एंजाइम बनाएगा, तीन तरह के एंजाइम बनाएंगे। Z बनाएगा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये क्या करेगा भाई? ये तोड़ेगा, आपका लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, फिर है Y क्या बनाएगा? परमिएज बनाएगा। ये परमिएबल करेगा, सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल करेगा कि भाई लैक्टोज को अंदर आने दो। और A क्या करेगा? A ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा बच्चे। A क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है? प्रमोटर जीन है। यहीं से स्टडी स्टार्ट होगी, यहीं से पढ़ना स्टार्ट होगा। प्रमोटर रीजन है, ये रेगुलेटर रीजन है। ये बताएगा कि भाई आगे होना चाहिए, आगे रीडिंग होनी चाहिए, एक्सप्रेस करना है इस जीन को कि नहीं करना। जब लैक्टोज नहीं है तो एक्सप्रेस क्यों करना? तो ये रेगुलेट करता है बच्चे। और फिर अगर पता है कि लैक्टोज आसपास प्रेजेंट है तो प्रमोटर फिर आगे काम करेगा। और ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर फिर आगे काम करने, ये ऑपरेटर इज लाइक अ स्विच। ये दरवाज़ा बंद करता है, दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा बंद करता है, दरवाज़ा खोलता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? प्रपोज जया। ठीक है, जया को प्रपोज करोगे तो क्या होगा? गाल पर थप्पड़ लगेगा। जया को प्रपोज करोगे तो गाल पे थप्पड़ लगेगा। और ये क्या है? ऑपेरॉन। हम समझ गए पूरा सेगमेंट क्या है? ऑपेरॉन है। एंड लैक मतलब क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, तो हमारे पास है ई कोलाई बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया ग्लूकोज खाता है। लेकिन जब ग्लूकोज नहीं है तो जीना तो है ना भाई, इसको जीना तो है, किसी भी कंडीशन में जी के रहेंगे। मान लो यहाँ पे क्या है? लैक्टोज प्रेजेंट है। मान लो क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है। अब भाई लैक्टोज बाहर वेट कर रहा है, और अंदर इसके पास ग्लूकोज है नहीं खाने को। तो इसके अंदर जो इसके जीन है, जो रेगुलेटर जीन है ना, रेगुलेटर जीन यहाँ पे रेगुलेट होगा और ये अंदर अब चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये अंदर नहीं जब तक लैक्टोज नहीं है तब तक ये सभी दरवाजे बंद होते हैं और स्ट्रक्चरल जीन की कोडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दोनों केस में कि जब है लैक्टोज प्रेजेंट और जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तब क्या होता है।
ठीक है, लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन टर्म आई, जिसको हम टर्म आई बोलते हैं, ठीक है। डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, इसको हम रेगुलेटरी ही बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, आई है, ठीक है। रेदर इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, आई मतलब क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए, 3 स्ट्रक्चरल जीन क्या है, जेड वाई ए है। द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर एंड द जेड जीन कोड्स फॉर अ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जेड जीन क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है आपका, ओके। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में बांट देगा। वाई जीन कोड्स फॉर द परमिएज, ओके, जो इंक्रीज करेगा परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ओके। एंड जो ए जीन कोड्स फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज, जिसके बारे में, जिसके वर्क के बारे में अभी तक नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि ट्रांस एसिटाइलेज ये सारे रिएक्शन को फास्ट कराता है, ठीक है। 3 जीन हमारे बनते हैं। अब देखो क्या है, ये डायग्राम से ही हम समझ लेते हैं कि जब इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर नहीं है मतलब आपका लैक्टोज, लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो ग्लूकोज है भाई। तो जब लैक्टोज नहीं है तो ये जीन बनाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है नहीं ना। तो इस चीज़ को स्विच ऑफ करके कौन रखेगा, जब कोई घर में कमरे में कोई है नहीं तो पंखा चलाने का कोई मतलब है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ये रिप्रेसर जीन रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा। और ये रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर बन गया प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके यहाँ ऑपरेटर रीजन पे लग जाएगा। ऑपरेटर रीजन पे लग करके ये क्या करेगा, यहाँ पे दरवाजा कर देगा बंद, दरवाजा कर देगा बंद कि भाई आगे की कोडिंग नहीं पढ़नी है, जया से नहीं मिलना है, जया से नहीं मिलना है। क्यों, क्योंकि ये जया से किसको मिलने देगा, सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज को मिलने देगा, ठीक है, ग्लूकोज को नहीं मिलने देगा। अब देखो ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आ गया, ऐसे ही आपकी बॉडी में होता है बच्चे। अब क्या है कि भाई इंड्यूसर आ गया, अब लैक्टोज आ गया, लैक्टोज बोल रहा है जया मैं आ गया, है ना, ये लैक्टोज है, लैक्टोज आ गया भाई टोपी ओपी पहन के, लैक्टोज आ गया। अब लैक्टोज जैसे ही आया, रिप्रेसर जीन तो अपना काम कर ही रहा था, रिप्रेसर जीन अपना काम कर रहा था, रिप्रेसर बनाया, लेकिन लैक्टोज यहाँ आकर के अपनी हीरोइन से मिलने के लिए, जया से मिलने के लिए इससे लड़ गया, इससे लड़ भिड़ गया, देखो दोनों लड़ गए। अब इसको क्या किया, इनएक्टिव कर दिया, बोला चुप रहो मैं तो मिलके रहूँगा। अब ये यहाँ पे नहीं जा पाया, जो रिप्रेसर था यहाँ पे नहीं जा पाया ऑपरेटर रीजन पे, तो ये जगह खुला है। अब ये आराम से इस गेट से जाके जया से मिल लेगा और क्या बनाएगा, 3 बच्चे बनाएगा, गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो जैसे ही लैक्टोज दिखेगा बैक्टीरिया के अंदर, ZYA एक्टिवेट हो जाएंगे जीन, वो गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज बनाएंगे और फिर लैक्टोज का क्या हो जाएगा, विखंडन, लैक्टोज क्या बन जाएगा आपका, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट, लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट, और लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि यही स्विच ऑन करा रहा है, यही क्या करा रहा है, स्विच ऑन करा रहा है रिएक्शन को, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये क्या कराता है, बंद कराता है ना, स्विच ऑफ कराता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ द क्रोमोजोम, हाफ ऑफ द क्रोमोजोम मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, हैप्लॉइड। तो अगर हमारे पास 2 पेयर में हैं तो हमको डिप्लॉइड क्यों पढ़ना, जब हैप्लॉइड में जो लिखा है वही डिप्लॉइड में लिखा है तो हम हैप्लॉइड ही पढ़ करके हम पता कर लेंगे ना सब कुछ। तो इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था बच्चे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, इन अदर वर्ड्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इंडिविजुअल लाइज इन DNA सीक्वेंस। जेनेटिक मेकअप पूरा DNA में रहता है, तो हम इसकी मदद से, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसकी मदद से हम पूरा का पूरा उसके बारे में पता कर रहे हैं कि DNA में कितने जीन हैं, ठीक है, एक जीन के बारे में, एक जीन का मतलब क्या है, फिर वो जीन किस तरह के प्रोटीन के लिए कौन सा जीन लगता है, इसकी मदद से हम बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ को पहचान पाए। इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1990 में एंड होते होते 13 साल हो गए, लेकिन फिर भी आपका क्रोमोसोम नंबर 1 रह गया था, तो टोटल आपके फिर और ज़्यादा ईयर इसमें 3 साल एक्स्ट्रा लग गए थे इसमें, ठीक है। और कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्री वगैरह सब कुछ होते होते इसको 2022 लगा, कम्प्लीटली बहुत अच्छे वे में आने के लिए 2022 लगा। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ही वजह से ये आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसा सब्जेक्ट बना, जिसमें कि आपको यही सब पढ़ना होता है, जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह। क्यों, क्योंकि भाई अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक एक जीन के बारे में 30,000 अगर जीन है तो 30,000 जीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो अगर हम उसको
अगर हम उसको बुक में लिख देते तो एक तो बुक तो कभी भी बर्बाद हो जाती है ना, और बुक में लिखते तो भाई अगर एक पेज बुक की 1000 लेटर की है तो ठीक है, तो और अगर हम एक बुक 1000 पेज का लिखें, एक पेज 1000 लेटर की है और ऐसा एक बुक हम 1000 पेज का रखें तो हमको कितनी बुक लग रही थी, 3300 ऐसी बुक लग रही थी। कौन पढ़ता है इतनी बुक? तो हम उसको डाटा कहाँ रखने लगे, कंप्यूटर बेस्ड रखने लगे। तो इसी की वजह से हमारा आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आपका इंफॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टार्ट हुआ। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट, इसको हम मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3×10⁻⁹ बेस पेयर, और एक एक बेस पेयर को पढ़ने के लिए, एक एक बेस पेयर को पढ़ने के लिए $3 लग रहे थे। तो इसका मतलब टोटल $9 बिलियन पैसे खर्च हुए, $9 बिलियन पैसे खर्च हुए। ठीक है, ट्रस्ट वगैरह थे, उन लोगों ने इसमें हेल्प किया है। ओके, गोल्स क्या था? गोल्स से क्वेश्चन आते हैं, गोल से क्वेश्चन आते हैं बच्चे। आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन, यहाँ 20 to 25 लिखा है, कहीं पे 30,000 लिखे होते तो 25 तक आप मान के चलो। ठीक है, जीन होते हैं ह्यूमन डीएनए में, और उतने जीन को पढ़ना, एक एक जीन के बारे में इंफॉर्मेशन रखना। ठीक है, कुछ कुछ जीन तो एक जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर को, है ना, आपने पढ़ा है ना, एक जीन से बहुत सारे कैरेक्टर ये होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा हुआ है। डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेसेस दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, फिर उसके बाद इम्प्रूव करना टूल को डाटा एनालिसिस के लिए। ओके, फिर उसके बाद और जो लोग हैं, अब क्या लोग क्या बोलेंगे, भाई डीएनए के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, जीन की क्यों पढ़ाई कर रहे हो, जीन के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना कि छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, लोगों के एथिकल इशू का भी ख्याल रखना। ओके, और इसमें पैसे के लिए हेल्प कौन किया था? वेलकम ट्रस्ट यूके ने हेल्प किया था, जापान, फ्रांस, जर्मनी, लास्ट में फिर यूके के बाद फिर यूएस ने हेल्प किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद कौन, 3-4 कंट्रीज़ और आए, उन्होंने भी इसमें हेल्प किया, पैसे दिए, ताकि भाई ये हमारा कंप्लीट हो सके। 2003 में ये जाके कंप्लीट हो गया था। साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, कितने बेस पेयर होते हैं ये देखना है आपको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन देखो 30,000, और क्रोमोजोम जो वाई है उसमें सबसे कम जीन होते हैं, क्रोमोजोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन होते हैं। तो जैसे क्रोमोजोम 1 है तो वो सबसे बड़ा, फिर 2 फिर उससे छोटा, फिर 3 उससे छोटा, ऐसे ऐसे करके जो सबसे लास्ट है वाई, वो सबसे छोटा जीन होगा और उसमें सबसे कम आपके सबसे छोटा क्रोमोजोम होगा, उसमें कम जीन होंगे। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस स्टैंडर्ड डीएनए डिफरेंस एसएनपी मिला, स्निप्स मिला। दिस इंफॉर्मेशन प्रॉमिस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोजोमल लोकेशन फॉर द डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। आगे बढ़ लें, एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके उंगलियों का यूँ थप्पा ले लिया और उसको पढ़ रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब डीएनए का फिंगरप्रिंट पढ़ रहे हैं, मतलब भाई डीएनए में डीएनए किस तरह का है, डीएनए आपका किस तरह का। देखो हम पूरे 99% एक दूसरे से मिलते हैं बच्चे, 99% हम एक दूसरे से मिलते हैं। मेरी जहाँ पे आँखें वहीं पे आपकी भी आँखें होंगी। ठीक है, हर इंसान की आँखें यहीं पे होती हैं, किसी की आँखें पेट के अंदर नहीं होती। हर इंसान का पेट जो है पेट के, है ना, स्टमक में है आपका थैली, वो आपका सिर पे नहीं होता। और जो सिर पे ब्रेन होता है, ब्रेन आपका पैर में नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता। तो हम मोस्टली 99.9% एक जैसे हैं, सिर्फ 0.1% हम लोग अलग हैं एक दूसरे से, और वही अलग होने की वजह से हम इतने अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, ओके, और वो अलग क्यों है? जो भाई क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में हमारे पास सैटेलाइट डीएनए होता है। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए होता है, और सैटेलाइट डीएनए में हमारे पास होता है VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से जो सब में अलग अलग होता है। वेरिएबल हेल्प लिया जाता है आपको, जैसे क्रिमिनल केसेस हो गए, कहीं पे क्राइम हो गया, मान लो पप्पू है, पप्पू ने क्या कर दिया भाई, क्राइम कर दिया। ये पप्पू है, पप्पू ने क्राइम कर दिया, किसी को मार दिया। ठीक है, किसी को मार दिया इसने, हथौड़े से मार दिया इसने, हथौड़े से। लेकिन ठीक है, लेकिन ये जब ये मारा हथौड़े से तो उस बंदे ने इसके बाल खींच लिए थे, तो इसका हेयर वहाँ मर्डर सीन पे रह गया, मर्डर सीन पे रह गया। अब हमको डाउट है कि ये हमने इसका भी ब्लड लिया है, क्योंकि अगल बगल वालों ने बताया कि ये पप्पू जो है हमेशा उसको धमकी देता था, तो इसका डीएनए का सैंपल लिया। और भी जो 2-4 लोग हैं, पप्पू चप्पू, है ना, और भी जो इसके दोस्त हैं, मंगलू कल्लू, उन सबके डीएनए के सैंपल ले लिए, डीएनए के सैंपल ले लिए हमने।
डीएनए के सैंपल ले लिए। अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे वेल बने हुए होते हैं बच्चे, ठीक है, वेल बने होते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, यहाँ पे वेल बने हुए हैं। यहाँ पे हमने जो क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला था वो हमने डाला, तो उसका इस तरह से पैटर्न बन के आया। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये एनोड से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज की ओर दौड़ता है। तो वो जो छोटे वाले डीएनए होते हैं, हम डीएनए को कट करते हैं एंजाइम की मदद से डीएनए को कट करते हैं। तो जो छोटे वाले होते हैं, छोटे वाले फ्रेगमेंट आगे दौड़ जाते हैं और जो बड़े वाले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है बच्चे। यहाँ पे हमने पप्पू का डीएनए लिया, यहाँ पे मंगलू का डीएनए लिया, यहाँ पे चुन्नू का डीएनए लिया, यहाँ पे राजेश का डीएनए लिया, ऐसे लिया। अब हम देख रहे हैं कि इन सब का डीएनए का पैटर्न जब हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है, जब हम इसमें देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो पप्पू है इसका पूरा का पूरा पैटर्न इसके साथ मैच कर रहा है और बाकी सबका किसी का मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि पप्पू ही है जिसने उसको हथौड़े से मारा है। तो डीएनए हम आइसोलेट करें क्राइम सीन से, टिश्यू, हेयर, ब्लड, सीमेन, इन सब में हमको डीएनए मिल जाएगा। तो डीएनए हम ले लेंगे, फिर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करेंगे। जो डीएनए मिला है हमको बहुत कम अमाउंट में मिला है, उसको एम्प्लीफिकेशन करेंगे पीसीआर टेक्निक के थ्रू, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। फिर हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन करेंगे। डीएनए जो है हमारा पूरा का पूरा डीएनए मिला, हमको पूरा डीएनए नहीं चाहिए भाई, हमको सिर्फ क्या चाहिए, वीएनटीआर चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो हमारा एक ही जैसा है। वीएनटीआर चाहिए, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उनको हम कट करेंगे, पीसेस को हम कट करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, और वीएनटीआर हमारा कट हो गया। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए फ्रेगमेंट को रन कराएंगे। एग्रोस जेल में हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और फॉरेसिस का मतलब होता है रन। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को रन कराएंगे। डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा, रन करेगा टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉलर है वो ज़्यादा दूर जाएगा, लार्जर वाला पीछे ही रह जाएगा, ओके। फिर हम पैटर्न्स ले लेंगे, पैटर्न्स हमको मिल जाएंगे। उसके बाद हम सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सदर्न जो है साइंटिस्ट का नाम है। सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे, जो हम क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट जो हमको मिले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, हम उसको नायलॉन सीथ में ले लेंगे। एंड क्योंकि डीएनए का बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है नायलॉन की तरफ, तो डीएनए पूरा का पूरा नायलॉन के ऊपर चिपक जाएगा, डीएनए पूरा का पूरा नायलॉन के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव जो डीएनए प्रोब उस पर छिड़केंगे, सारा का सारा वो पूरा का पूरा चिपक जाएगा डीएनए प्रोब। जो भी उससे एंटी पैरेलल होगा, मान लीजिए वहाँ पे ATA लिखा है, तो वहाँ पे TAT आ जाएगा, ठीक है। TAT जो प्रोब होगा वो जाके उससे चिपक जाएगा, और इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं ये बन जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एंड देन फिर हम उसकी फोटोग्राफी कर लेंगे अंडर UV रेस। हम इसमें देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो पप्पू है इसका पूरा का पूरा पैटर्न इसके साथ मैच कर रहा है और बाकी सबका किसी का मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि पप्पू ही है जिसने उसको हथौड़े से मारा है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं, और फिर साथ में इसमें आपका ये भी पता चल जाता है कि कौन पेरेंट है कौन पेरेंट नहीं है, पेरेंट का है, ये सब मैंने बता दिया आपको। तो ये चैप्टर बच्चे यहाँ पे आपका होता है ख़त्म। So I hope you like this revision class. Do share with your friends and don't forget to subscribe and share. ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी गाइडेंस मैं हमेशा डालती रहती हूँ। Thank you for watching. Bye bye.